You actually sound like a brand ambassador of DLF. आप हर बार DLF की बात करते हो. मैंने बेचा नहीं है क्योंकि मेरे को बिल्डर पे ट्रस्ट नहीं है. लोग डरे पड़े हैं. आप NRI के साथ काम करते हो. NRI मार्केट में सबसे ज़्यादा जब सेंटीमेंट हिलता है ना तो सबसे ज़्यादा पैनिक करते हैं वही लोग जो बाहर बैठे हैं. क्या चल रहा है उस माइक्रो मार्केट को कभी भी लाइमलाइट में क्यों नहीं आया वो? ऐसा नहीं है कि ये अपॉर्चुनिटी कभी नहीं आएगी कि 1 से 2 करोड़ के NCR में घर ही नहीं आएंगे. So विशाल भार्गव ने जब when he saw my podcast we had a conversation. विशाल भार्गवानी ने गुड़गांव के बारे में गलत बोला. क्या चल रहा है गुड़गांव रियल एस्टेट में? मार्केट में मंदा आ चुका है कि सबसे ज़्यादा जो एप्रिसिएशन कम आएगा वो न्यू गुड़गांव में आएगा. क्यों उसको पता है कि इसमें प्रॉफिट नहीं आएगा. क्यों ए ग्रेड बिल्डर्स नहीं लेके आ रहे अफोर्डेबल हाउसेस? DLF के बाद इफ समथिंग आई वुड लुक एज माय सेकंड फेवरेट डेवलपर गोइंग अहेड. तो 2 साल 3 साल 4 साल में हमें मुंबई या दुबई की तरह रेंटल यील्ड बढ़ती हुई दिखेगी. अब रिलेशनशिप तभी बनता है जब किसी को मैं पैसे कमा के दूँ. जिसका 2 से 3 करोड़ का बजट है भाई कहाँ जाए वो? बंसल साहब के साथ वीडियो भी बनाई तो लोगों को मैंने लगा देखी. कि ये तो M3 है, बेचा ही नहीं इसने और ये अचानक से बिक गया. भाई आप कहाँ देखते हो गुड़गांव रियल एस्टेट को 5 साल में? क्योंकि आज अगर आप कुछ खरीद रहे हो जिसकी डिलीवरी आज से 5 साल बाद आएगी तो लास्ट 3 साल में जो भी बिका है उससे बेटर प्रोडक्ट होना चाहिए. क्योंकि आपकी जंग उन सबसे भी होनी है. जब तक पोजीशन हैंडओवर हो जाएगा रेडी टू मूव हो जाएगी लग्जरी प्रॉपर्टीज 2 साल 3 साल बाद मान लेते हैं. डोंट यू थिंक ओवर सप्लाई होगा उस टाइम पे? कि लोग आज प्रीमियम देने को रेडी हैं कि उन्हें आज घर चाहिए रादर देन वेटिंग फॉर 2-3 ईयर्स. हम क्यों कंपैरिजन करते हैं फेज 5 को फेज 6 से वेयर देयर इज नो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और वहाँ पे कोई अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है? द्वारका एक्सप्रेस में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आया. एक्सटेंशन रोड पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है. तो मतलब एक्सटेंशन रोड पे जब इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा तो अप्रिसिएशन होएगी. कैपिटल एप्रिसिएशन इतना बढ़ गया है कि रीसेल मार्केट एक्टिव हो गई है. 40,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का जो प्रोजेक्ट है एक्सटेंशन रोड पे उसके लिविंग रूम का पत्थर वो बाथरूम लगा. हर माइक्रो मार्केट की बात करते हैं. मुझे आप 3 प्रोजेक्ट्स बताओ जो द्वारका एक्सप्रेस में आपको लगते हैं कि बेटर है कंपैरेटिवली अदर प्रोजेक्ट्स. 8 से 10 करोड़ की टिकट साइज में फोमो बाइंग नहीं चल रही क्योंकि उनको हम रोज कॉल करके ऑप्शन दे रहे हैं. व्हाई आर यू नेवर इन फेवर ऑफ सिग्नेचर ग्लोबल एज अ डेवलपर? अगर मैं आपसे सोना के बारे में पूछूं तो डू यू थिंक कि आज 2 लाख रुपए का रेट जस्टिफाई है? मैं 10 आपके चीज़ों को पास देख के 5 करोड़ लगाता रुपए हूं. हो, आप द्वारका एक्सप्रेस पे कहाँ लगाओगे? सिंपल, बाय और रेंट. हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टेट इंडिया पॉडकास्ट. आज मैं जिस गेस्ट के साथ हूँ उसके बारे में मुझे लगता है आज परिचय देने की ज़रूरत नहीं है, बट इनके बारे में या किस चर्चा पे या किस पॉडकास्ट के लिए हम बात करेंगे आज उसको बताने से पहले लेट मी टेल यू वी हैव डन 2 पॉडकास्ट जिसमें हमने बात करी है गुड़गांव वर्सेस नोएडा 2025. अगर आपने नहीं देखा है, 2 शहरों को कंपैरिजन किया है, बताया है उनकी हर माइक्रो मार्केट के बारे में. एंड सेकेंडली नोएडा रियल एस्टेट 2025. इस ईयर एंड से पहले आपको होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए या बाय करना चाहिए, पूरी इनसाइट नॉलेज दी है, ग्राउंड रियलिटी बताया है उस शहर के बारे में. आप जाके देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे शेयर कर रहा हूँ. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिएगा, ऐसे ही बैक टू बैक पॉडकास्ट देखना चाहते हैं. अब बात करते हैं जिस एपिसोड के बारे में, ये और भी स्पेशल होने वाला है क्योंकि मुझे लगता है इनके बारे में आज परिचय देने की ज़रूरत नहीं है. ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, अनबायस्ड, अनफिल्टर्ड होकर बात करते हैं. मुझे लगता है मुंह फट होकर बात करते हैं क्योंकि इनको जो चीज़ समझ आती है वो बोलते हैं. जो जिस बिल्डर, जिस माइक्रो मार्केट नहीं समझ आती वो सीधा, डजंट मैटर कि अगर ऑफ द कैमरा, ऑन द कैमरा, पॉडकास्ट या अपने वीडियोस में भी बात करते हैं. तो मुझे ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं बिकॉज मेजरली हम जो वीडियो बनाते हैं उसमें नॉलेज देना होता है. हमें ये होता है कि घर बैठे बहुत सारी चीज़ें होती हैं. आप एक ब्रोकर से नहीं पूछ सकते, कंसल्टेंट से नहीं पूछ सकते, बट दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन एक्चुअली सी कि क्या क्या चीज़ें हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. तो उसके बारे में बात करेंगे. सो ज़्यादा समय ना लेते हुए लेट मी वेलकम हृदय मेहरा. भाई वेलकम, कैसे हो आप? मज़ा आ गया, थैंक यू अंकित भैया. मैं वही आपको भी कॉल पे यही बता रहा था कि पॉडकास्ट रियल एस्टेट के मैं देखता हूँ, सारी देखता हूँ, एंड एनी एंड एवरी वीडियो विच इज़ देयर कमिंग ऑन यूट्यूब कोशिश करता हूँ देखूँ. बट पहला पॉडकास्ट था जहाँ पे गेस्ट जो आता था उसके आंसर्स के साथ साथ जो होस्ट था उसने भी पॉडकास्ट को एलिवेट बहुत ज़्यादा किया. बिकॉज हाउ यू वर पुटिंग अप द क्वेश्चन एंड जैसे आप काउंटर कर रहे थे, इट डिडंट लुक लाइक दैट कि 2 रियल एस्टेट के बंदे कॉन्वर्जेसन कर रहे हैं.
और इसलिए मेरे को लगता है कि आपका पॉडकास्ट आज की डेट में सारे वायरल भी हो रहे हैं, बिकॉज यू आर नॉट एक्टिंग एज अ रियल एस्टेट ब्रोकर कंसल्टेंट, बट एज एन एंड कंज्यूमर हु वांट्स टू इन्वेस्ट इन गुड़गांव और नोएडा। तो मेरे को उसमें बहुत मज़ा आया, आपके क्वेश्चंस और जैसे आप डिबेट कर रहे थे अपने गेस्ट के साथ। तो ऑल द बेस्ट। मैं थैंक यू भाई। मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। मुझे ना बहुत सारे लोगों ने बोला यार तू रियल्टर है, तू पुराना काम कर रहा है, तेरे सवाल ऐसे होते हैं जैसे तुझे पता ही नहीं। मैं हमेशा ये बोलता हूँ मेरे सवाल ज़्यादातर वैसे होते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं। अगर एक रियल्टर के साथ बैठा है तो ही डजंट साउंड लाइक अ रियल्टर कि यार आप वही चीज़ बोल रहे हो, फिर फ़ायदा क्या हुआ? फिर आप इंडिविजुअल वीडियो बनाओ और आप अपलोड कर दो। तो एक बहुत बड़ा रोल होता है एक होस्ट का भी कि जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं जैसे पॉडकास्ट बनाता हूँ तो ना उसमें ज़्यादातर क्या रहता है कि जैसे आपकी अदालत देखी होगी आपने, उसमें रजत जी हैं और सामने एक कटघरे में जैसे आप हो। सो आई विल आस्क सच क्वेश्चंस जो लोगों के सवाल हैं, नेगेटिव भी होंगे, पॉजिटिव भी होंगे, हर बिल्डर से रिलेटेड होंगे। डजेंट मैटर अगर मैं बेचता भी होऊंगा, जिसको लेना होगा वो लेगा, जिसको नहीं लेना होगा वो नहीं लेगा, बट एटलीस्ट कमिंग फ्रंट पे आके एक छोटी छोटी इंफॉर्मेशन देना, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे लगता है हमेशा से नहीं था। आई स्टार्टेड माई करियर, सौरभ शर्मा अपने भाई हैं उनके साथ शुरू किया था। तो 2-3 साल की जर्नी ऐसी थी भाई कि स्टार्ट करा। एक होता है ना क्रेज़ होता है, एक पैसे कमाने का होता है, जो नया लॉन्च आया वो अच्छा लगने लग गया। बट हाउ आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स ऑल्सो। मुझे बहुत अच्छी लगती है वीडियोज़, क्योंकि आपकी मैं मोस्ट ऑफ द वीडियोज़ में देखता हूँ, पॉडकास्ट में देखता हूँ, यू मेंशन कि अगर मेरे पास पैसा पड़ा हो, अगर मेरे डिक्की में 5 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं और मुझे कोई प्रोजेक्ट लेना हो तो मैं उसमें देखूंगा क्यों, वाई। ये सबसे बड़ा खुद ही आंसर हो जाता है। मैं ले सकता हूँ तो मैं कस्टमर्स को दूंगा। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक आज के समय में रेफरल मार्केट ही एक सबसे बड़ी मार्केट है। नए कस्टमर्स ढूंढना बहुत मुश्किल है बिकॉज ऑफ द हायर टिकट साइज। इफ़ यू हैव अ गुड मार्केट रेफरेंस, इफ़ यू हैव अ गुड नेटवर्क, योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। तो इससे चीज़ें मैटर करती हैं भाई। नहीं, अग्रीड भैया, बट वही जैसे मैंने भी जब रियल एस्टेट ज्वाइन करा तो मैं ये सोचता था कि अगर मैं इस प्लॉटेड डेवलपमेंट में हूँ तो इसमें क्या प्लस है क्या माइनस है। वो मेरे ऑफिस में 50 लोग भी किसी को समझ नहीं आता था कि क्या प्लस है क्या माइनस है, क्योंकि कभी उन्होंने सोचा ही नहीं कि अगर हम ये खरीदेंगे तो हमें क्या अच्छा लग रहा है इसके बारे में और क्या माइनसेस लग रहे हैं। तो मैंने तब देखा कि अच्छा, अगर मेरे गाड़ी में 5 करोड़ पड़े हैं तो मेरे को क्या माइनसेस लग रहे हैं इस डेवलपमेंट के बारे में, क्या प्लसेस लग रहे हैं, क्यों मेरे को लगता है अप्रिसिएशन होएगी, क्यों मुझे लगता है नहीं होएगी। तो उसकी वजह से मेरे पास एक अच्छा ओवरव्यू है टूवर्ड्स दिस डेवलपमेंट एंड आई कैन टॉक टू समबडी बिकॉज ऑफ दिस। तो आज भी मैं वही फॉलो करता हूँ कि नोएडा भी आऊँगा, सोनीपत जाऊँगा, गोवा जाऊँगा, दुबई जाऊँगा। तो पहले मेरे को प्रॉपर्टी आपको बेचनी पड़ेगी, फिर ही मैं किसी को बेच सकता हूँ। वैसे ही मेरे को मज़ा भी आता है। वेरी वेल सेड भाई। देखो दोस्ती यारी अपनी जगह भाई, और किसी की वीडियोस अच्छी लगना, किसी कोई इंसान अच्छे लगना, वो अपनी जगह है। बट जितने भी आपने पॉडकास्ट करे होंगे, मेरे पॉडकास्ट थोड़ा सा हटके होता है बिकॉज अभी जो क्वेश्चंस लेके आऊँगा, जो सवाल पूछूंगा, उसके सबके आपको आंसर्स देने पड़ेंगे। अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे। बट उसको बताने से पहले बहुत सारे हमारे नए व्यूअर्स होंगे जो आपको पहली बार देख रहे होंगे। हाँ जी। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ भाई, आप कहाँ से कैसे जर्नी स्टार्ट करी थी? क्योंकि एक तो सबसे पहले अपनी उम्र बताइए। तो 6 साल हो गए हैं रियल एस्टेट में। 20 साल का जब था तब ज्वाइन किया था। 1 नवंबर को ही, आज के दिन ही रियल एस्टेट ज्वाइन किया था। वाओ, बर्थडे के दिन? हाँ, अगले ही बर्थडे सेलिब्रेट किया था, पार्टी करी थी, फिर पार्टी करके अगले दिन ऑफिस। तो आप ये दिन और ये पॉडकास्ट नहीं भूलोगे। अगर मुझे मत भूल जाना भाई। आपको कौन, आप वैसे ही आते रहते हो। तो इट्स बिन 6 years। पैशन से ज़्यादा ये क्रेडिबिलिटी, इज़्ज़त जो आज की डेट में, एंड मी बीइंग सो यंग, आई नेवर एक्सपेक्टेड कि इतनी जल्दी फेम और रिस्पेक्ट मिल जाएगी। एंड दैट नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग फ्रॉम द क्लाइंट्स एंड, बट फ्रॉम द इंडस्ट्री फोक्स, दैट एनी एंड एवरी developer, promoter, any of the bigger guys in real estate follows me, knows me, wants to talk to me. तो that is what gives me that कि भाई मज़ा आ रहा है। पहले किस उम्र से शुरू किया था आपने? What age? 20 years। तो आई वॉज इन अमेरिका, मैं 2 साल था, फिर कोविड आ गया था। हमारा ना कहीं हम एक ही कश्ती पे सवार हैं। जैसे आपने मेंशन करा, आई डिडंट नो दैट कि यूएसए से पढ़ाई करी आपने। कितने साल रहे वहाँ पे? 2 साल। 2 साल रहे। मैं 5 साल रहा हूँ लंदन भाई, मैंने भी वहीं से पढ़ाई करी है।
तो एक बहुत डिफ़िकल्ट था एक्सेप्ट करना इस चीज़ को। जब शुरू में रियल एस्टेट करते थे, बहुत सारे घर से भी सुनने को मिलता था। नाउ द थिंग्स आर डिफरेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है अगर आप वीडियो के सामने, मतलब आप वीडियोस बनाते हो, कैमरा के सामने आते हो। अवेयरनेस के लिए इन्फ्लुएंसर्स को यूज़ करना गलत है। ऐसा होता है। हाउ स्ट्रांगली डू यू एग्री कि अगर कोई इन्फ्लुएंसर है जिसका नाम है मार्केट में, अगर वो कोई नेगेटिव बात कर दे उस प्रोजेक्ट के लिए, तो उसकी रीसेल कम होनी शुरू हो जाती है, उसका प्राइस कम होना शुरू हो जाता है। क्योंकि वन ऑफ द एग्जांपल बताता हूँ, अभी कमल जी के साथ मैंने लास्ट जो पॉडकास्ट करा था, इन्होंने एक एक्स डेवलपर है एक्सप्रेसवे पे, जिसका एक लिफ्ट का इशू हुआ था, लिफ्ट गिर गई थी, इन्होंने पूरी वीडियो बना दी, सारी चीज़ें कर दी। भाई ऐसे प्राइस ड्रॉप करें और बिल्कुल बंद होगी रीसेल। तो और ये तो वन ऑफ दी बता रहा हूँ, रीज़न बता रहा हूँ, केस बता रहा हूँ आपको। इसके अलावा भी जैसे यमुना एक्सप्रेस में कोई माइक्रो मार्केट है, आप उसके बारे में नेगेटिव कर दो, तो जो आप बोलोगे लोग आपको फॉलो करेंगे। ये होता है ऐसे। भैया गुड़गांव में तो मेरे को लगता है हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ऐसी वीडियो बना दोगे तो आपका गुड़गांव में रहना ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा ऑनेस्टली। किसी कोई भी बिल्डर हो, मतलब द वीडियो वोंट स्टे मोर देन 2-3 डेज़ फॉर श्योर। तो वो पॉसिबल ही नहीं है वीडियो बनाना ऐसा। तो वो प्राइस ड्रॉप जैसे होगा ही आजकल कैसे? यमुना एक्सप्रेस पे हो रहा है, आप नेगेटिव बात करके दिखाओ, प्लॉट्स की करके दिखाओ। बिल्कुल सही बोल रहा हो आपने जो पॉइंट बोला, स्पेशली यमुना एक्सप्रेसवे येड़ा में अगर प्लॉट्स की आप नेगेटिव बात करते हो, तो मेरे को लगता है लोगों का बहुत सेल्फ वेस्टेड इंटरेस्ट है, और इसलिए धमकियों के कॉल्स बार बार आते हैं, दिन में 10-15 बार। मैंने जब बोला आपके साथ था, हुआ है कभी? हाँ, मैंने जब बोला था इंस्टाग्राम पे कि पीपल आर सेइंग दैट येड़ा इज़ द जेवर इज़ द बिगेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया और एशिया, ऐसा कुछ करके जो मार्केटिंग हो रही है, तो अभी तक तो सरकार ने फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 की ज़मीन ही नहीं ली। अभी तो वो इतना बड़ा है जितना बड़ा एक चंडीगढ़ एयरपोर्ट है, एक देहरादून एयरपोर्ट है। तो इट इज़ लाइक अ रीजनल एयरपोर्ट। इट इज़ नॉट competing with IGI as of now. In next 10 years, definitely it would be. But people are saying that on the day one, when the ribbon would be cut, तभी वो IGI से कंपेयर करेगा। तो वो मैंने बोल दिया एक, और मैंने कुछ वीडियो भी नहीं बनाई। बस वो ट्वीट मैंने उसका स्क्रीनशॉट डाल दिया। उससे बहुत कॉल्स आई हैं कि भाई हम गुड़गांव के बारे में नहीं बोल रहे, तुम क्यों बोल रहे हो, हृदय का हृदय निकाल देंगे, ऐसे करके बोला है। तो वो तो चलो, मेरे को पता है सेल्फ वेस्टेड इंटरेस्ट है किसी का। इंडिविजुअल व्यूज है आपके यार, एंड यू हैव राइट टू से। नहीं, मैंने देखो कुछ बोला नहीं कि आप लो या ना लो, मैंने तो बस फैक्ट्स डाले कि ये फैक्ट है। अब आपके ऊपर है कि आपको पॉजिटिव लेना है नहीं लेना। अब विशाल भार्गवा ने गुड़गांव के बारे में गलत बोला, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं विशाल भार्गवा की गलत बात सुन के डर जाऊंगा। मेरे को पता है कि भाई वो गलत बात ही गलत कर रहा है, मैं तो बोल रहा हूँ सामने बैठ जाए, मैं उसकी बात को सिर्फ रियल एस्टेट के 4 ज्ञान दे दूंगा जो से मेरे को नहीं लगता पता है। कि आज जैसे DLF का मुंबई में 3 दिन में प्रोजेक्ट बिक गया, वो बोलता है मुंबई मार्केट स्लो है, वो एंड कंज्यूमर ड्रिवन है, वहाँ 5 साल में माल बिकता है, उसकी वीडियो में वो खुद बोलता है। तो ये DLF वाले क्या कर गए, तेरे जो लोकल प्लेयर्स नहीं कर पा रहे, या लोकल बिल्डर्स है, ओबरॉय 360 बोलते हैं कि अभी भी क्वार्टर में 1 यूनिट 2 यूनिट ही बिकते हैं। तो DLF वालों ने क्या कर दिया, तो आपकी मुंबई में ही आए थे ना, क्योंकि आज अगर आप मुंबई को देखोगे बहुत सिंपल है, 99% प्रोजेक्ट्स में कोई डिफरेंशिएशन ही नहीं है। तो आज गुड़गांव में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जहाँ पे आज बोलते हैं कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हैज़ इंक्रीज्ड अलॉट, वो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बढ़ गया है क्योंकि आज एज एन इन्वेस्टर, एज एन एंड कंज्यूमर, व्हेन ही इज़ बाइंग द प्रोजेक्ट 5 years बिफोर, उसको पता है कि इसमें प्रॉफिट नहीं आएगा। तो जब तक मुझे पता है कि अगले 2 साल में, 1 साल में, 4 साल में पक्के के पैसे जाने, मेजॉरिटी बिल्डर्स पक्के के पैसे लेते हैं, जब मेरे को पक्के के पैसे, तो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, FD भी है, म्यूचुअल फंड्स भी है, 4 चीज़ें मैं और कर सकता हूँ, मैं गोल्ड लेके रख सकता हूँ। तो अगर मुझे पता है कि मीडियम टर्म में भी कोई रिटर्न नहीं आना 2-3 साल में, तो मैं आज क्यों फंसूंगा। और वो मुंबई में भी होता है। आज DLF ने एक डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट लाया, लोगों को कॉन्फिडेंस था कि 2 साल में रेट बढ़ेंगे, 3 साल में रेट बढ़ेंगे, 3 दिन में बिक गया। वैसे ही गुड़गांव में भी ये है कि जिन प्रोजेक्ट्स में लोगों को पता है कि 2-3 साल में रिटर्न नहीं आएगा, वो आज भी नहीं बिक रहे। दे आर स्लो सेलिंग प्रोडक्ट्स, इट इज़ अ वेरी हार्ड सेल। जो आपको अभी एक्सपीरियन का ट्रिलियन है, वो बहुत हार्ड सेल है, क्योंकि वो एस्पिरेशनल, जैसे मेरा एक मानना है, एक एस्पिरेशनल कॉरिडोर होता है। एस्पिरेशनल कॉरिडोर वो होता है जहाँ पे दूसरे एरियाज़ के लोग भी उस एरिया में आने का, शिफ्ट करने का एस्पायर करते हैं। वो सोना रोड नहीं है, तो इसलिए वो अप्रिसिएशन में भी मार खाएगा, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ सोना रोड वाले ही रहेंगे। जैसे प्रीत विहार में अगर मैं आज हाई राइज बना दूँ, तो प्रीत विहार वाले ही रहेंगे, या ईस्ट दिल्ली के जो आसपास वाले हैं। कोई वेस्ट दिल्ली वाला भी प्रीत विहार नहीं आ रहा, तो वो कभी भी दैट वुड हिंडर द अप्रिसिएशन ऑल्सो। वाइल इफ़ यू वुड लुक एट गोल्फ कोर्स रोड इज़
इवन रेलिवेंट फॉर अ पर्सन हु इज लिविंग इन साउथ दिल्ली। तो बहुत बड़ी बात होगी ना कि आज गोल्फ लिंक्स वाला बंदा जो एस्पिरेशनल आज से नहीं 50 60 70 साल से है वो एरिया, वो वाले भी गोल्फ कोर्स रोड आ रहे हैं, तो वो तो अप्रिसिएशन में ज़्यादा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो वैसे ही सोना रोड मेरे हिसाब से एस्पिरेशनल कॉरिडोर में नहीं आता। तो अब लोग बोलते हैं गोल्फ कोर्स रोड में छोटे प्रोजेक्ट्स नहीं लेने चाहिए। क्यों नहीं लेने चाहिए भाई? पुराने प्रोजेक्ट्स देखो, वहाँ पे भी ओपन एरिया नहीं था। मैंने बेचा नहीं है क्योंकि मेरे को बिल्डर पे ट्रस्ट नहीं है जिसके गोल्फ कोर्स रोड पे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स आए हैं 3। बट ऐसा नहीं है कि अगर वो अच्छी डिलीवरी कर देगा तो अप्रिसिएशन नहीं आएगी, बिकॉज टियर 2 इंडिया, पंजाब, हरियाणा, आपका दिल्ली तो है ही, वो गोल्फ कोर्स रोड पे बिल्कुल रहने का एस्पायर करता है और करेगा। भाई आपकी एक वीडियो देखी थी मैंने जिसमें एक सज्जन ने बात करी थी कि यू एक्चुअली साउंड लाइक अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ डीएलएफ। आप हर बार डीएलएफ की बात करते हो, तो यू 100% मुझे नहीं लगता कि आप एग्री करते होंगे उस चीज़ से, बट एवरी टाइम सिर्फ डीएलएफ, कोई भी प्रोजेक्ट आएगा सिर्फ आप डीएलएफ की बात करते हो। बट अगर कोई कस्टमर है जिसका लो बजट है, बट एज अ डेवलपर बात करूं तो 25 से 30% महंगे रेट पे बेचते होंगे, बिकॉज इनकी लेगेसी है, इनका जो भी एम्यूनिटीज़ उस तरीके से देते हैं, लग्जरी है। तो अगर किसी का टिकट साइज छोटा है और वो डीएलएफ में नहीं ले सकता, तो क्या सजेस्ट करते फिर आप? मतलब भैया मैं हर टिकट साइज़ में वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूँ अगर मुझे अच्छा कुछ लगता है। तो मैं इस स्टैंड से नहीं आता कि अगर मेरे पास पैसे नहीं हैं तो भी मुझे रियल एस्टेट लेना चाहिए। जो बहुत सारे रियल एस्टेट के इन्फ्लुएंसर्स, ब्रोकर्स कहते हैं कि 1 करोड़ भी हो तो भी रियल एस्टेट लेना चाहिए, 10 करोड़ हो तो भी रियल एस्टेट लेना चाहिए। जब तक कोई अच्छी चीज़ नहीं है 1 करोड़ में, 2 करोड़ में, 4 करोड़ में, 10 करोड़ में, तब तक रियल एस्टेट नहीं लेना चाहिए। मैं वहाँ से आता हूँ। तो अगर मुझे लगेगा कि 1 करोड़ की टिकट साइज़ में कोई बहुत अच्छी चीज़ आ रही है जो लेने वाली है, तो मैं वो 1 करोड़ वाली चीज़ प्रमोट करूँगा। आज कोई नहीं है तो इसलिए मैं नहीं प्रमोट कर रहा। तो इसका मतलब ये नहीं है जैसे मानेसर, सोना, इन नेक्स्ट 2-3 ईयर्स यू वुड फाइंड ऑल ऑफ दीज एरियाज गेटिंग डेवलप्ड। भाई आप मैक्सिमम वीडियोस में सिर्फ डीएलएफ का ही जिक्र करता है, डीएलएफ लो, हाँ, आप उसके अलावा कोई बात नहीं करते। वो बाकी इसके अलावा जो कुछ आया ही नहीं ना भैया लास्ट 2 साल में। उससे पहले हमने बहुत दीनदयाल के फ्लोर्स बेचे, उससे पहले हमने बहुत प्लॉट्स बेचे। अच्छा, दीनदयाल बेचे आपने? हाँ बेचे हैं, शुरुआत में बेचे हैं, पहले 2 प्रोजेक्ट सिर्फ। उसके अलावा क्योंकि तब 80-90 लाख रुपए के फ्लोर्स थे, तो 80-90 लाख रुपए में लगता था जूस है। जब ये 1.5 करोड़ 2 करोड़ की टिकट साइज हो गई तो पता है कि भाई अब तो भाई द सीलिंग इज ऑलमोस्ट टू द ब्रिम। 80-90 लाख में तो M3 में आया था। हाँ, M3 में आया था, बेचा था। अच्छा, स्मार्ट वर्ल्ड भी बेचा है। स्मार्ट वर्ल्ड 61 वाला नहीं बेचा 61 क्योंकि उसकी लोकेशन में प्रॉब्लम थी। 89 वाला बेचा है। गोल्फ हिल्स बेचा है। मैं वही बोल रहा हूँ, लोगों को ये परसेप्शन बन गया क्योंकि तभी मैंने बंसल साहब के साथ वीडियो भी बनाई, तो लोगों को लगा कि ये तो M3 बेचा ही नहीं इसने और ये अचानक से बिक गया। बट ऐसा नहीं है। मैं अगर मेरे को लगेगा कि इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉफिट बुकिंग टू बी हैपन इन एनी ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स, मैं ज़रूर बेचूंगा। क्योंकि मेरा कस्टमर एंड कंज्यूमर, तो मैं किसी को भी बोलता हूँ जब घर मिलेगा तब सोचना। अभी अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन कुछ ले रहे हो तो आप इन्वेस्टर हो। अब आपको मैक्सिमम ROI चाहिए अपने पैसे की। अब वो आपको 80 लाख रुपए में अच्छी कोई चीज़ मिले तो वो लेनी चाहिए, आपको 2 करोड़ में मिले, कोई 5 करोड़ में मिले। मैंने बहुत M3M के 113 वाले SCOs बेचे हैं। जो मेरे पहले क्लाइंट हैं उनके पास बहुत, ही इज़ वेरी हेविली इन्वेस्टेड इन द्वारका एक्सप्रेसवे। हाँ, द्वारका एक्सप्रेसवे में। बट कुछ नहीं हो रहा भाई वहाँ पे। रेट बढ़ गए ना, हमने तो जब द्वारका एक्सप्रेसवे खुला ही नहीं था तब बेचे थे। बट मुझे लगता है वहाँ कोई साइंस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है अगर वहाँ पे आप SEO लेते हो, बिकॉज संवेदी अदर मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि वहाँ पे SEO नहीं चलेगा। 114 वाला जो सेक्टर है वहाँ पे आप बोल रहे हो या 113 वाले में बोल रहे हो? मैं 114 वाले की, मैं 113 वाला इज फाइन, उसके रेट बड़े हैं, बहुत अच्छे रेट। वही बेचा है 114, एक भी नहीं बेचा, बट बेचूंगा जब टाइम सही होगा। तो जब आप ये डिलीवरीज देखोगे जो आने लग जाएंगी और अपर द्वारका एक्सप्रेसवे में थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी, तो यू वुड सी अ लॉट ऑफ ऑफिसेज फ्रॉम द्वारका, वसंत कुंज, वसंत विहार शिफ्टिंग टू 114। मेरा दोस्त है, पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, उसने महिपालपुर में ऑफिस बनाया हुआ है। वो महिपालपुर वाला 114 जाएगा क्योंकि उसके प्राइस पॉइंट्स भी रेलिवेंट होंगे। वो इतना बड़ा कमर्शियल सेक्टर है कि दिल्ली का वो कमर्शियल मार्केट बन जाएगा। बट आज नहीं बन सकता, तो आज बेचा भी नहीं। ना हिमार 114 बेचा, ना M3M 114 बेचा, ना स्पेस 114 बेचा। कोई भी प्रोजेक्ट में एक भी यूनिट नहीं बेचा हुआ। बट ऐसा भी नहीं है कि, मैं वही बोल रहा हूँ कि सबका टाइम आता है। आज अर्बन ओएसिस जब लॉन्च हुआ था, मैंने 2410 वाला साइज़ बेचा था। आज मैंने लास्ट 3 महीने पहले मैंने देखा कि मार्केट में
2100 वाले साइजेस में भी बहुत प्रीमियम आ गया दूसरे प्रोजेक्ट्स में। 2112, 2116 या 12 है, यही है साइज़। 2112। हाँ 2112। तो 2112 मैंने लास्ट 3 महीने पहले जो मैंने लॉन्च पे नहीं बेचा, क्योंकि मेरे को लगा कि हमें 2400 वाला लेना चाहिए, उसमें ज़्यादा प्रीमियम आएगा, और आया भी। बट जब मैंने देखा 3 महीने पहले कि अब 2100 वाली की बारी आ रही है, क्योंकि रोड खुलने वाली है, आर्बर 2 का लाइसेंस आ गया है, अगले 3 महीने में आर्बर 2 लॉन्च हो जाएगा, उसकी वजह से बहुत हाइप होएगी और इसकी कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी चल रही है, और ये 84 मीटर रोड पे आ गया, ऑन द सेम रोड वेयर आर्बर इज। तो डेफिनेटली द प्राइस पॉइंट वुड गो हायर। 18,000 रुपये में मुझे माल मिल रहा था एक्सटेंशन रोड पे, तो मैंने बहुत बेचा। तो ऐसा नहीं है कि मैं आज किसी चीज़ को मना कर रहा हूँ। 2100 वाले साइज़ को मैंने मना किया जब लॉन्च हुआ 2023 में, तो बट मैं आज बहुत पॉजिटिव था जब मैं 3 महीने पहले उसे बेच रहा था, क्योंकि 2410 वाले में 60 से 70 लाख रुपए प्रीमियम हो गया, तो वो वर्थवाइल इन्वेस्टमेंट नहीं है अब। वो जिसने ले ली। आपने अभी लास्ट जो पॉडकास्ट किया था, आई थिंक ये एक लौता पॉडकास्ट होगा जिसमें बिल्डर भी है, इन्वेस्टर भी है और ब्रोकर भी है। हाँ जी। एंड बट इसमें हाउ वाज एक्सपीरियंस, कैसा था? मैं भैया मतलब आई कांट इमेजिन कि आई वुड गेट दिस अपॉर्चुनिटी ऑनेस्टली। मतलब मैं तो बहुत ही हम्बल डाउन हूँ इस चीज़ को लेके, कि मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि लिटरली मैं जितने व्यूज़ आए ना उसमें मुझे लगता है बहुत ही कम है जितना नॉलेज है ना उसमें यार, बिकॉज मैंने पूरी वीडियो देखी थी। एंड बीइंग अ रियल्टर मुझे लगता है सीखने को बहुत कुछ मिलता है और बहुत नई चीज़ें भी थी। जब डेवलपर छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बात करते हैं ना, और उन्होंने ज़्यादातर मेंशन करा, अगर आप नोटिस करा होगा मैक्स के जो ओनर थे, कि एक ज़रिया होता है हमारी सक्सेस का। जैसे अथॉरिटी का उन्होंने जिक्र करा था, गवर्नमेंट का करा था, सही टाइम पे सही लोग मिल गए। तो जब आप इतने हम्बल होके, इतने ग्रैटिट्यूड होके अगर आप बात करते हो और आप अपनी सक्सेस के बारे में बताते हो, तो एक डिफाइन कर देता है वो इंसान। मैं मेरा मोटिव ऑनेस्टली साहिल सर को वीडियो में लाने का ये था कि अगर कोई देख लेगा तो उसके पास जब भी पैसे आएंगे वो मैक्स में कुछ ना कुछ खरीदेगा ही खरीदेगा। मेरे से खरीदे, किसी और से खरीद ले, बट साहिल बचानी बिक जाएगा उस वीडियो में, ये मुझे पता था। क्योंकि आई मतलब जब भी बात करते हैं, ही सो हम्बल, ही सो नाइस। अभी हैप्पी दिवाली रॉक स्टार लिख रहे हैं मुझे, यार मैं कौन हूँ? हेलो यार, वो मैं कोई अच्छी रील बनाता हूँ, उनका कॉल आ जाता है कि वो हृदय यू 11/10, ये क्या कर रहे He हो? mentioned that in the video also. That he sees your the reels and videos. But नहीं, like he being so reachable as a developer, nobody thinks that a developer can be so reachable. क्योंकि आज तक हमने ये देखा है कि डेवलपर तो बॉडीगार्ड बाउंसर के पीछे रहता है, उससे आप कभी बात नहीं कर सकते, और वो बॉडीगार्ड बाउंसर से दिमाग में ये परसेप्शन आता है कि इसको कोई लोग मारना चाहते हैं, किसी के पैसे इसने मारे हैं, इसलिए इसके पास इतने सारे बॉडीगार्ड बाउंसर भी हैं। दिमाग में हर बंदे की ये परसेप्शन आता है। तो वो साहिल सर के साथ उस पॉडकास्ट में जो मेरे को लगता है लोग समझ जाएंगे कि वो एक नॉर्मल बिजनेसमैन है जो आज रियल एस्टेट में बिजनेस कर रहे हैं। और वैसे रियल एस्टेट डेवलपर्स मेरे हिसाब से इंडिया में हार्डली 5-6 लोग होंगे। एक तो रियल एस्टेट में है, ऊपर से डेवलपर है, ऊपर से नोएडा में है। हाँ, नोएडा में फिर तो किलर है, वो किलर कॉम्बो है, वो किलर कॉम्बो है, ये तो चाहिए वो किलर। वो नोएडा तो मतलब उनके मैक्स टावर्स, मैक्स हाउस, all of these projects are benchmarking to a different level. As a brand, because मुझे 128 बहुत अच्छा लगता है। I've made the video also. I've done couple of transactions. बहुत अच्छी लोकेशन है to be honest. पर्सनली बता कैसा लगता है भाई? भैया वही मैंने वीडियो में भी स्टार्टिंग में बोला था कि DLF के बाद इफ समथिंग आई वुड लुक एज माई सेकेंड फेवरेट डेवलपर गोइंग हेड, तो वो मैक्स होगा। क्योंकि मैं आज एक अटेंशन टू डिटेल इतनी ज़्यादा है मैक्स में, इवन विद देयर ओल्डर डेवलपमेंट्स। और मुझे लगता है कि हमें बेचने की ज़रूरत नहीं है। ऑफिस स्पेसेस जो इन्होंने डिलीवर करे हैं, प्लीज़ गो एंड विजिट इट। आप खुद ही सोल्ड हो जाओगे। जिसने भी देखा है वो सोल्ड हो चुका है टूवर्ड्स मैक्स, दैट व्हाट दीज गाइज आर डूइंग एंड गोइंग हेड, कैसा करेंगे। तो वो मेरे को लगता है कि उसकी सेल्स पिच बहुत सिंपल है कि एक बार आप अगर नोएडा में ही है तो नोएडा में तो मैक्स टावर्स देखाओ, मैक्स स्क्वायर देखाओ, आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि द क्वालिटी ऑफ डिलीवरी आई बिलीव इज अमेजिंग। आई नो, नेक्स्ट लेवल। वो DLF लेवल ही है क्वालिटी ऑफ डिलीवरी। एक सवाल है मेरा, देखो आता हुआ बिजनेस कोई नहीं छोड़ता, ठीक है? आप इन्फ्लुएंसिंग करते हो, आपका नाम है, सारी चीज़ें। कोई कस्टमर आता है, जैसे मैं हूँ, मैं कहूँगा हृदय मेरा भाई 1.5 से 2 करोड़ का बजट है और आपको दिख रहा है ये सीरियस बायर है, इन्वेस्टर होगा या एंड यूज़र होगा, तो व्हाट डू यू रिकमेंड? मार्केट के हिसाब से देखें, आपके जो ऑप्शंस जो आप ले सकते हो
उसके हिसाब से देखें, तो कुछ तो सजेस्ट करोगे? भैया हमारा ना बेसिकली हमारे ऑफिस में बिकॉज डायरेक्टली इनडायरेक्टली आई वांट माय कस्टमर टू नो कि हृदय सिर्फ डीएलएफ नहीं बेचता, मैक्स नहीं बेचता, अगर लो टिकट साइज है, सो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो एग्जिस्ट करते हैं जो वो ले सकता है एज एन इन्वेस्टर, एज एन एंड यूजर? हमने लास्ट जो बेचा था वाइटलैंड का ब्लिस विले दीनदयाल का बेचा था, वो भी इसलिए बेचा था क्योंकि वो हमारे इन्वेस्टर थे, उनको हमने दिलाया हुआ था तो उनको एग्जिट कराना था। वैसे हमारा जो बिज़नेस मॉडल है बहुत सिंपल है, हमारे ऑफिस में सेल्स वाले कोई भी नहीं है। वो हमारा टाइम शेड्यूल मैनेज करते हैं कि आपकी 11 बजे बात करनी है, आपको 2 बजे बात करनी है, चलो मैं फॉलो अप ले लूँगी जिनसे आपकी बात हुई है। उससे ज़्यादा कोई भी हमारे ऑफिस में सेल्समैन नहीं है। उसकी वजह से हमारा ना बहुत फोकस्ड अप्रोच है कि अगर हमें एक चीज़ समझ आ रही है तो वो एक चीज़ ही बेचते हैं। उसके अलावा हमारे पास इतनी बैंडविड्थ नहीं है कि हम लोग 10 चीज़ें बेच पाएँ एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। तो हम लोग ऑनेस्टली मेरे को अगर बात हुएगी किसी से भी 1.5 करोड़ 2 करोड़ की टिकट साइज़, मैं बोल दूंगा कि वो मेरे से खुद ही पूछ लेंगे। जो अगर मेरे को कॉल कर रहा है, आपको कॉल कर रहा है, वो उसने अपनी प्राइमरी रिसर्च करी हुई है, उसके बाद वो पूछेगा। ज़्यादातर वो ये बोलेगा DLF 93 ले लूँ, ब्लिस विले ले लूँ, सिग्नेचर ग्लोबल 93 ले लूँ, 81 ले लूँ, उसके अलावा तो इस टिकट साइज़ में और कुछ आता भी नहीं है। तो मैं बोलूँगा कि हाँ, आप ये सब कंसिडर कर सकते हो, दे आर गुड एज एन एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट। तो बस उसके बाद कॉल कट जाएगी, वो किसी और ब्रोकर से ले लेगा। बट मैं बहुत ज़्यादा वहाँ काम करना चाहता हूँ जहाँ पे मेरे को पता है कि मैं नंबर्स अचीव कर पाऊँगा और मैं जिसको भी बेचूँगा उसके साथ रिलेशनशिप बना पाऊँगा। अब रिलेशनशिप तभी बनता है जब किसी को मैं पैसे कमा के दूँ, वरना उस रिलेशनशिप की कोई वक़्त नहीं है। नहीं तो वीडियो में आएगा, देखेगा आपको, नॉलेज लेगा और कहीं और से ले लेगा। वो भी भैया, मतलब आपको मैंने प्रॉपर्टी बेच दी, आपने अगर पैसे नहीं कमाए तो आप में से कभी भी दूसरी बार नहीं लोगे, और गलती से आपने कमा लिए तो आपका भाई, आपका चाचा सब में से लेंगे। तो मैंने ऐसा देखा अपने साथ होते हुए। तो इसलिए हम ना एवरेज चीज़ बेचने में बिलीव ही नहीं करते, क्योंकि वो कंपाउंडिंग का बेनिफिट एवरेज चीज़ में हमें नहीं मिलता। तभी आज भी जैसे मैं 2 प्रोजेक्ट्स बेच रहा हूँ, इसलिए बेच रहा हूँ 2 प्रोजेक्ट्स क्योंकि दोनों प्रोजेक्ट्स में वैल्यू दिखती है। वरना अगर मेरे को एक प्रोजेक्ट में वैल्यू दिखती, मैं एक प्रोजेक्ट बेचता। और हमारे साथ हमारे ऑफिस में ऐसा हुआ है कि हमने 3-3, 4-4, 5-5 महीने कुछ बेचा ही नहीं है। ऐसा भी हुआ है। क्या बात? 4-5 महीने हम कुछ बेच ही नहीं रहे। ऑफिस रोज आ रहे हैं, वीडियोस बन रही हैं, काम हो रहा है कि यही हो रहा है कि जिसको पहले बेचा हुआ है कि क्या कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते, मिलाते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं। यार रियल एस्टेट में ना हृदय ऐसे लोग बहुत कम हैं। लोगों को हर महीने के हिसाब से खर्चे हैं वो चाहिए, भैया वो हम कमा लेते हैं। एंड देयर आर सम कंपनीज, आई डोंट वांट टू नेम, जिनके पास बहुत मास में एम्प्लॉयज़ हैं, लोग हैं, वही हम एंड यू नो उनके सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ तो उठाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा। वही मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे ऑफिस में कोई भी सेल्स वाला नहीं है। तो माय बेस्ट फ्रेंड हैज़ जॉइंड मी, ही इज़ ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट। वी हैवंट इवन, एंड दो ही इज़ वो मतलब क्रेजी पढ़ा लिखा, क्रेजी स्मार्ट, अगर मैं उसे सेल्स में डाल दूँ तो मेरे को पता है मैं ज़्यादा पैसे कमाऊँगा। तभी मैंने उसे मार्केटिंग में डाला और वो मार्केटिंग कर रहा है, क्योंकि हमारे धंधे की हमारी लॉन्ग टर्म विजन है कि हमें 10 साल में नंबर 1 पहुंचना है। और नंबर 1 इसमें नहीं पहुंचना कि पैसे में, हम अपना ब्रांड बना लेंगे। अगर हमें लगेगा कि हमें चीज़ अच्छी बेचनी है, अगर हमें लगेगा हमें एवरेज चीज़ बेच रहे हैं, तो हम काम ही नहीं करना चाहते। और अभी तक ऑनेस्टली इन टर्म्स ऑफ मेकिंग मनी हम अच्छे पैसे कमा पा रहे हैं सही चीज़ बेचने के बावजूद भी। तो उससे ज़्यादा तो मैं भगवान से कुछ मांग ही नहीं सकता कि जो मैं बेचना चाहता हूँ वो ही बेच रहा हूँ। और मैं पैसे जितने मैं सोच भी नहीं सकता, उससे ज़्यादा मुझे भगवान दे रहा है। 1-2 महीने पहले you uploaded a picture on Insta that you been awarded as a one of the top channel partner of DLF in हाँ जी। तो प्रिवाना बेचा था, राइट? तो बेसिकली भी हमें टॉप 3 का अवार्ड मिला है ओवरऑल प्रिवाना डोमेस्टिक सेल्स में, और NRI में हमें वर्ल्ड में नंबर 1 मिला है। क्या बात है। तो वर्ल्ड में NRI में नंबर 1 मिला है। वी हैव मोस्ट ट्रांजैक्शंस फ्रॉम DLF इन द NRI वर्ल्ड अक्रॉस ऑल रीजन्स वी हैव डन इन लास्ट 1 ईयर। NRI ट्रस्ट करते हैं आप पे? वो हम ट्रस्ट तो भैया DLF खुद ही इतना बड़ा नाम है, बस ये है कि जितना मैं समझता हूँ लोग ना समझा नहीं पाते अच्छी तरह। हमारा बहुत रिसर्च ओरिएंटेड काम और बताने का तरीका है कि हम जैसे खुद समझते हैं वैसे ही सामने वाले को समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरा एक और दोस्त है, उनके ब्रदर इन लॉ ही वांट्स टू बाय समथिंग फ्रॉम ईमार इन गुड़गांव। तो उनका वो बोल रहे हैं चेक भेज चुके हैं मुझे। मैं तभी भी उन्हें 3 दिन से बोल रहा हूँ कि एक बार जूम कॉल कर लो,
क्योंकि मैं उन्हें समझाना चाहता हूँ कि उन्हें कुछ ऐसा ना लगे, मिसकम्युनिकेशन हो जाए कि वो उन्हें लगे साल भर में ऐसा कुछ हो जाएगा, मेरे को बताना है कि 3 साल में होगा और बाद में रिलेशनशिप ख़राब हो। तो मैं बट वो कर नहीं रहे, तो मैं तभी भी उनके पीछे पड़ा हूँ कि मैं आपका चेक ईएमआर को तभी दूंगा जब आप मेरे को पहले मेरे साथ जूम कॉल करोगे। और वो ऐसे 1000 रुपये के आदमी होंगे, तो 1000 रुपये के आदमी होने के बावजूद उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, वो कोई इन्वेस्टमेंट उनके लिए नहीं है, बट मैं अपना रिलेशनशिप For खराब your नहीं करूँगा। satisfaction कि that you have delivered the entire knowledge हाँ about the बिल्कुल market, बिल्कुल। और कुछ फिर भी कुछ रह गया हो तो एटलीस्ट फेस टू फेस वो इंटरेक्शन तो हो चलो जाती है। भाई जा नहीं पा रहा, मैं अभी जा रहा हूँ तब मिलूंगा, बट मैं वही, मेरा मोटिव ये रहता है कि हमारी तरफ से कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो जाए और हम किसी को भी एक प्रॉपर्टी ऐसी ना बेचें जिसका कॉल उठाने के लिए हमारे हाथ कब कब आए। अब मेरी प्रॉपर्टी अगर मार्केट जैसे विशाल भार्गवा साहब बोलते हैं डाउन चली जाएगी, मतलब डाउन भी चली जाएगी, जो मैंने एसेट्स बेचे हुए हैं वो तभी भी सेम प्राइस में लिक्विडेट हो जाएंगे, क्योंकि वो अपनी माइक्रो मार्केट की अपनी चीज़, जो एंड कंज्यूमर है अगर वो कुछ खरीदेगा तो सबसे पहले वो खरीदेगा, वरना कुछ और खरीदेगा। तो इसलिए मुझे पता है कि अगर मार्केट डाउन भी चले जाए, मार्केट एग्जिस्ट भी ना करे इन द कमिंग ईयर्स, तो भी मेरा क्लाइंट सबसे कम मरेगा, कम से कम फंसेगा इन कंपैरिजन टू द रेस्ट ऑफ द मार्केट वॉट एवर दीज गाइज आर सेलिंग। और ये मैं बिल्कुल देखता हूँ अपने रियल एस्टेट अच्छे इन्फ्लुएंसर्स के साथ ही देखता हूँ कि उन्होंने 10-15 लोगों की सेल्स टीम बना ली है और वो हर लॉन्च बेच रहे हैं। उसके साथ मेरे को इससे भी प्रॉब्लम नहीं है, चलो ये तो बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं, बट वो मैक्रो लेवल पे 2-3-5 लाख रुपए की वजह से हर प्रोजेक्ट भी प्रमोट कर रहे हैं, उसमें मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैंने जेकब की भी वीडियो बनाई, मैंने गप्पे मारी है, मैंने कोई, और जैसे मैंने एआई वाली भी बनाई, मैं आई वांटेड टू मेक दैट वीडियो बिकॉज मैं मार्केटिंग वाला भी हूँ, सेल्स वाला भी हूँ, मेरे को कूल लग रहा था भाई अगर ऐसी वीडियो बनेगी क्या क्रेजी हो जाएगा। बंसल मैं साहब और ने- मेरा दोस्त ये सोच के पूरे भाई किल कर देंगे भाई, ये तो मनानी है, तो हमारा मन है। अब मैं मार्केटिंग वाला हूँ, नोएडा में मुझे पता है कोई ऐसी मनाने नहीं वाला, अगर मेरे को मना के और मेरे को पता है मेरे को अटेंशन मिलेगी, बंसल साहब देखेंगे, मैं चाहता हूँ अटेंशन, क्यों नहीं चाहता, मैं चाहता और हूँ। फाइनली वो पहुंच ही गए थे बंसल जी के पास। वो तो और पहुँच बंसल नहीं, साहब से जब आपकी बात हुई थी, जो वीडियो यू हैव हाँ जी। अपलोडेड राइट, तो उसमें ही मेंशन दैट कि एक एक्चुअल में पॉडकास्ट बना हुआ हाँ। मेरे साथ। वो तो मेरा तो वही मन है कि उनके साथ गुड़गांव के ऊपर एक गाना बनाए और बंसल साहब विद हिज कार्स। बट उसको सुनी को अनसुनी कर दिया था आपने जब उन्होंने बोला कि मेरे साथ पॉडकास्ट बनाओ, कुछ ऐसा हुआ। नहीं, वो हमारी फिर भैया आपने ये बोला था उस कि टाइम पे ये दोनों, घड़ी कौन सी पहनी है। उस टाइम पे बहुत रैंडम था, 5 बजे तो वीडियो बनाई थी, तो उनका भी सोने का टाइम हो गया था, मेरा भी सोने का टाइम हो गया था। वरना उससे पहले हम पार्टी कर रहे थे, तो हमने सोचा कि वीडियो बनाना सही नहीं लगता, क्योंकि और वो एली साहब, जेकब वेकअप सब वहीं थे। तो उसके बाद अचानक से ही वीडियो बनने का मौका मिला, तो मैंने लगा कि अपॉर्चुनिटी क्यों छोड़ें। तो ऐसी बस पता नहीं चला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमने मनाई, मैंने भेज दी, डाल गई, तो वो तो हम पार्टी एंजॉय करने गए थे। एक हमारा जानकार अभिनव है, उसने रियल एस्टेट ज्वाइन किया है, तो उसने रियल एस्टेट मिक्सर रखा हुआ था अपने घर में। तो वहाँ पे सारे यंग रियल एस्टेट के बच्चों को उन्होंने बुलाया हुआ था, जो सारे अपने पेरेंट्स की लेगेसी ब्रोकर्स, उसने वर्ड रखा था कि लेगेसी ब्रोकर्स को मैंने बुलाया है। तो वहाँ पे हम पार्टी कर रहे थे, हमने चलो बोर हो गए हैं यहाँ से, तो पार्टी खाया जाते हैं, वहाँ पे रौनक लग रही है, अच्छी होएगी। सारे इन्फ्लुएंसर्स तो गए हुए थे क्योंकि सबको पैसे मिले हुए थे, तो सारे दोस्त ही हैं, मैंने चलो आओ, फिर पूछा उन्हें तो बोले हाँ पार्टी ऑन है, आ जाओ। तो फिर हम पार्टी करने के मोटिव से गए थे। बट फ्यूचर में कोई प्लानिंग है M3M करने की या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई अच्छी चीज़ लगेगी तो मैं वही, मैंने सौरभ भैया की वीडियो में भी ये बोला था, जो आपने मेरे को बोला था कि मेरे बहुत क्लाइंट्स ने भी मेरे को लुक बैक करा है कि जो प्रोजेक्ट में पैसा बनेगा वो मेरे को अपनी वीडियो में, अपनी यूट्यूब में डालना ही डालना है। अब लोग, बहुत सारे लोग जो बेच भी रहे हैं जेकब, जो बेच भी रहे हैं ट्रम्प, मैंने सौरभ भैया की भी वीडियो में देखा कि वो छतरपुर में फार्म हाउस लेता होगा, वो लेना चाहेगा। कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिन्होंने अरालियास मैग्नोलियास लिया था, गुड़गांव वाज नॉट एस्पिरेशनल, दे नेवर थॉट दैट दे वुड कम देयर। ज़्यादातर कॉर्पोरेट CEOs वगैरह, CFOs, CXOs और अंग्रेज़ अरालियास मैग्नोलियास में रहते थे 2010, 11, 12, 13, 14, 15 तक, क्योंकि गोल्फ कोर्स रोड भी नहीं बनी थी, एंड नो बडी आउट ऑफ मनी वांटेड टू कम टू गुड़गांव। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ अप्रिसिएशन नहीं आई, और ऐसा नहीं है वो माल नहीं बिका। तो मैं गुड़गांव के भी ब्रोकर्स मेरे को बोल रहे हैं यार सही है, हम बेच तो रहे हैं, सही है नहीं है, बिल्कुल सही है, बस आपके क्लाइंट के पास लॉन्ग टर्म माइंडसेट होना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म माइंडसेट नहीं है
तो आप वहाँ पे फंस जाओगे। और ऐसा नहीं है कि रालियाज मंगनोलियाज नहीं बिका था जब एस्पिरेशनल नहीं था, दिल्ली वाले ने ही खरीदा था, दिल्ली वाले ने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं आऊँगा, उसने वीकेंड होम के लिए सोचा था। तो शायद से आज प्रीत विहार का कोई बड़ा अमीर आदमी सोच रहा हो कि मैं जेकब कंपनी ले लूँगा और एक वीकेंड होम बना लूँगा क्योंकि मेरे लिए वो पास है। कोई साउथ दिल्ली वाला ऐसा सोच रहा हो कि मेरे लिए पार्टी होम हो जाएगा। और तो आज ऐसे ब्रांडेड रेजिडेंस मुझे लगता है कि एनआरआई तो ले ही रहे हैं, बट साउथ दिल्ली के लोग भी ले रहे हैं यार, क्योंकि ये फरीदाबाद हो गया या ओखला में इनकी फैक्ट्री है, अभी थोड़ा अपग्रेड करना चाहते हैं यार, लेट्स लिव इन द लग्जरी सोसाइटी, क्योंकि गुड़गांव दूर पड़ता है। भैया अभी अपग्रेड तो नहीं हो सकता क्योंकि आज मैं बाहर जाके करूँगा क्या। आज मेरे हिसाब से दो टाइम पे अप्रिसिएशन होती है। एक होती है इंफ्रास्ट्रक्चर अप्रिसिएशन, कि इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया इसकी वजह से अप्रिसिएशन, जो मेरे हिसाब से 4 गुना रेट बढ़ते हैं। उसके बाद अप्रिसिएशन फिर से 4 गुना की होती है जब इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद वो एक सेल्फ सस्टेनेबल सिटी बन जाता है, एक सेल्फ सस्टेनेबल माइक्रो मार्केट बन जाता है। आज नोएडा मैं आता हूँ एज एन एंड कंज्यूमर, मेरे को 2 मार्केट्स रेलिवेंट लगती हैं जहाँ पे मैं रोटी खाना चाहता हूँ। वहाँ पे भी मेरे बहुत सारे रियल एस्टेट के दोस्त ही बोलते हैं कि अगर हमें एक पर्टिकुलर बियर का ब्रांड चाहिए, एक पर्टिकुलर वाइन का ब्रांड चाहिए, तो भी यहाँ के टॉप रेस्टोरेंट्स में वो नहीं मिलता। तो अभी मेरे हिसाब से नेक्स्ट 6-7 years M3M is coming with a lot of commercial markets, Max is doing that. If these guys are able to succeed, then तो it is definitely Noida is going to be at par with Gurgaon, but they have to succeed first and then we can come and say that कि हाँ भाई ये गुड़गांव बन गया। जो मेरे को बहुत खुशी मिलती है कि नोएडा में M3M और मैक्स ये 2 बिल्डर्स सिर्फ रेजिडेंशियल नहीं ला रहे, साथ में कमर्शियल भी ला रहे मिक्स हैं, यूज लैंड है जो बहुत basically. They are coming up with the commercials also. वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नोएडा इज लैकिंग विद दैट सोशल आउटगोइंग कल्चर विच इज़ देयर इन गुड़गांव, विच इज़ नॉट देयर इन नोएडा एज ऑफ नाउ। हम ना 10 साल पहले जब बात करा करते थे तो हम बोला करते थे एक ही मिक्स यूज लैंड थी, एक्चुअल में देखा जाए तो दैट वाज सुपरटेक, बिल्कुल जो स्पायरा था एंड नोवा ईस्ट नोवा वेस्ट और नीचे हाइपरनोवा था यार। वो बन जाता तो मार्केट ही बिल्कुल चेंज हो जाती। सो वी एज अ मार्केट वी आर एक्चुअली वेटिंग फॉर समथिंग लाइक दिस कि यार एक मिक्स यूज लैंड होनी चाहिए, नीचे कमर्शियल्स होना चाहिए। अब आई डोंट नो, मैं इस चीज़ पे कमेंट नहीं करूँगा कि कमर्शियल निकालने के बाद, बेचने के बाद क्या इसकी लीजिंग हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्योंकि दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद गुड़गांव ब्रॉडवे या प्रीवे या कॉर्नवॉक या 65th एवेन्यू। भैया मैंने जब रियल एस्टेट में नोएडा में पैसा लगाने का सोचा था तो नोएडा का बेस्ट एसेट ही कमर्शियल है। अगर आप कोई नेबरहुड मार्केट में इन्वेस्ट करते हो विच इज़ इन टर्म्स ऑफ ए रेजिडेंशियल सेक्टर, क्योंकि 10-15 दुकानें ही बनती हैं और 1000, 2000, 5000 अपार्टमेंट होते हैं। तो यहाँ पे मेरे भी बहुत दोस्त हैं जो लीजिंग हेड, DLF के एक्स लीजिंग हेड्स हैं जिन्होंने साइबर सिटी, होराइजन वगैरह करा है। तो दे आर गेटिंग वेरी गुड ट्रैक्शन फ्रॉम नोएडा, क्योंकि यहाँ पे ना रिटेल स्पेसेस जो अच्छी बनी हुई हैं वो बहुत कम है। जो एक बड़ा ब्रांड उस पर आना चाहेगा वो बहुत कम है, इसलिए दे आर गेटिंग अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। बट जो कॉन्ट्राडिक्टरी बात है वो M3M का मेरे को लगता है कि वो ब्रोकर गलत है जिसने SPR में बेचा। लोग परचेजिंग पावर, लो परचेजिंग पावर वाले लोगों को SPR बेचा था। इट वॉज एन अफोर्डेबल सेगमेंट हाउसिंग डेवलपमेंट माइक्रो मार्केट 10 years बैक। ट्यूलिप में भी वैसी घर बिके, यूनिटेक ने भी वैसी घर बेचे, क्रिश ने भी वैसी घर बेचे, यही प्लेयर्स थे। उसके साथ आपने इतनी सारी कमर्शियल मार्केट्स बना दी टू अ माइक्रो मार्केट वेयर द परचेजिंग पावर इज़ नॉट देयर, तो कैसे होगा। अब लोग फिर गलती कर रहे हैं। आज लोग जो भी उन्होंने M3M के कमर्शियल्स लिए हैं वो बेचने पे लगा रहे हैं। पहले गलती करी, आज फिर गलती कर रहे हैं, क्योंकि आज पता है प्रिवाना आ रहा है, सिग्नेचर ग्लोबल की पूरी टाउनशिप आ रही है, बिरला आ रहा है, पता नहीं कितने बिल्डर्स आ रहे हैं वहाँ पे, कि अगले 5 साल में इतनी हाई परचेजिंग पावर वाले लोग आ जाएंगे कि एनी एंड एवरी शॉप वुड वर्क। क्योंकि इतना पैसे वाला बंदा तो गोल्फ कोर्स रोड पे भी नहीं है। गोल्फ कोर्स रोड में आउटसाइड ऑफ DLF एंड 5-6 अदर सोसाइटीज़ मेजॉरिटी ऑफ द गाइज वर, मतलब इतना पैसा नहीं था इसलिए वो गोल्फ कोर्स रोड पे उस टाइम पे आए थे। मैंने ना सेम सवाल सौरभ भाई से भी पूछा था। मैंने कहा था ये इस बेल्ट पे, SPR बेल्ट में ये बैक टू बैक 3 है, इसके रिटेल क्यों नहीं आ पा रही, लीजिंग क्यों नहीं चढ़ पा रही, ब्रांड्स क्यों नहीं आ पा रहे। इन्हें सवाल था, कह रहा आज एज अ मैं प्रमोटर बात करूं तो क्या बंसल साहब जितने भी बड़े बड़े लाउंजेस हैं, जितने भी नाइट पार्टीज़ हो रही हैं, ब्रांड्स हैं, क्या इनको जानते नहीं हैं, सबको जानते हैं। बट आज गवर्नमेंट का सबसे बड़ा रोल प्ले होता है कि जितना ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है
या ये स्ट्रीट लाइट्स वगैरह है, रात को जाओ आपको हालत देखो कैसी होती है। अगर वो क्रिएट नहीं करेंगे, वो चीज़ें नहीं है, तो ब्रांड्स भी नहीं आएंगे। नहीं भैया, सोशल इंफ्रा से एक नेबरहुड तो बेसिकली क्या है कि ये बिल्डर भी बड़ा फ्रॉड करते हैं कि एक नेबरहुड मार्केट जो एक हाई स्ट्रीट है जिसमें एसी नहीं है, वो नेबरहुड मार्केट है। उसमें मतलब आसपास में 5 किलोमीटर से ही बंदा आएगा, बट उसे ब्रोशर में ऐसा बेचा जाता है कि डेस्टिनेशन मॉल है, कि कोई लुधियाना से भी बंदा यहीं आएगा, ब्रोशर पे ऐसे माल बिकता है। पर ऐसा कभी होता नहीं है एक हाई स्ट्रीट में, वो 5 किलोमीटर के रेडियस वाला ही बंदा आना है। अब 5 किलोमीटर के रेडियस में मैं कह रहा हूँ कि एसपीआर में कितने पैसे वाले लोग रहते हैं कि वो 10x दुकानें हैं। अगर आप इफ़ यू वुड कंपेयर इट टू कमर्शियल मार्केट्स क्लोज टू DLF फेज 4, सुशांत लोग 1, तो उसे 10x हाई स्ट्रीट की दुकानें हैं इन अ माइक्रो मार्केट वेयर पीपल हु आर लिविंग बॉट हाउसेज मोस्टली अंडर 1 करोड़, दो दे आर सो लो परचेजिंग पावर वाले लोग हैं। और उसके अलावा जो मेजॉरिटी जनता है वो इतनी है ही नहीं जितनी पुराने, अगर हम गुड़गांव से कंपेयर करें तो 10x दुकानें आज ही बना दी हैं। अब जैसे सरकार अगर रोड बना भी देगी, लाइट बना भी देगी, तो ये गोल्फ कोर्स रोड वाला एसपीआर थोड़ी ना आएगा। वो तो नेबरहुड मार्केट ही रहेगी ना, वो आसपास वाले लोग ही आएंगे। इसकी वजह से वो बिल्डर बेचना चाहते हैं क्योंकि इतने बड़े आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लोग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रांड्स। जब तक वहाँ पे एक हैबिटेशन नहीं होगी, जब तक वहाँ पे चहल पहल नहीं होगी, अब रात को जाओ तो आप देखते हो क्या हाल होता है वहाँ पे। देर इज़ नो लाइट्स, देर इज़ नो, जो गवर्नमेंट को एक तरीके से करना चाहिए वो चीज़ें नहीं। बट वो तो अगर मैं उस एरिया में रहता हूँ तो मैं अपने घर से बाहर जाऊँगा ही ना। अब एक एसपीआर में ही मॉल है, उसमें सबसे चलती हुई दुकान मिनीसू है और कुछ नहीं चलता उस मॉल में। क्यों? अब आप बताओ क्यों? क्योंकि वैसी परचेजिंग पावर वाले लोग आज वहाँ रह रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि मिनीसू कुछ गलत है या कुछ सही है, मैं किसी को वो मैं बस बता रहा हूँ कि आज अगर आप किसी माइक्रो मार्केट में, आज सोना में आप जो बिकाई मेजॉरिटी अफोर्डेबल सेगमेंट में आज बड़े बड़े 10 मॉल खड़े कर दोगे तो 10 मॉल चल छोड़ना तो सकते आपको हैं। लगता है कि सिग्नेचर 71, प्रिवाना, स्मार्ट वर्ल्ड, ठीक है, ये सारे जितने भी लग्जरी ब्रांड्स यहाँ पे आ रहे, प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इनकी लॉन्चिंग के बाद आफ्टर 4 years 5 years यहाँ पे अच्छे ब्रांड्स आएंगे और तब फ़र्क पड़ेगा। सारी दुकानें एक्सटेंशन रोड, एसपीआर रोड की सारी दुकानें चढ़ जाएंगी, इतना पैसा वाला बंदा आ रहा है। मेन मुद्दे में बात करते हैं भाई, क्या चल रहा है गुड़गांव रियल एस्टेट में? जितना स्लो डाउन है, जितनी चीज़ें हैं, सब सुन लिया मैंने, बट आज जितने बैक टू बैक लॉन्चेस आते थे वो नहीं आ रहे हैं, लोग डरे पड़े हैं। आप एनआरआई के साथ काम करते हो, एनआरआई मार्केट में सबसे ज़्यादा जब सेंटीमेंट हिलता है ना, तो सबसे ज़्यादा पैनिक करते हैं वही लोग जो बाहर बैठे हैं, क्या चल रहा है, एंड दे एंड अप वॉचिंग आवर वीडियोस। उनको लगता है नहीं यार ये बंदा सही बात कर रहा है, यार ये मार्केट सही है, ये गलत है, अभी रुकना चाहिए, ये सारी चीज़ें। सो आई रियली वॉन्ट टू नो फ्रॉम हृदय मेहरा कि व्हाट इज़ द मार्केट डूइंग राइट नाउ। भैया मतलब बहुत सारे ब्रोकर्स, 90% ब्रोकर्स जिनसे मैं मिलता हूँ उनके लिए मार्केट में मंदा आ चुका है। और आज से नहीं आया, मार्केट में मंदा 1.5 साल पहले आ गया था उनके लिए। क्योंकि आज आप मेहनत कर रहे हो, यू आर कमिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, यू हैव अ सेटअप, यू हैव गाइज रीचिंग आउट टू न्यूअर गाइज। majority of brokers are 1 or 2 friends sitting in a random office. Most likely these guys don't even have an office, वो अपने घर से ही काम करते हैं और वो 10-15 लोगों को ही रियल एस्टेट बेचते हैं। और जब से मार्केट में तेज़ी आई तो उन्होंने 10-15 लोगों को रियल एस्टेट दिलवा दिया और उसके बाद उनको ट्रेडिंग भी करवा दी। बट आज जो उन्होंने गलती से एक एसेट दिला दिया जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग वाला था और उनका पैसा ब्लॉक हो गया, तो आज उनके पास कोई नया ग्राहक नहीं है जिनको वो प्रॉपर्टी बेच पाएँ। तो मेजॉरिटी, जैसे जहाँ पे मेरा ऑफिस है, अगर मैं अपने ऑफिस के आसपास में बात करूँ तो 80 परसेंटाइल वैसे ब्रोकर्स से मेरी रोज़ मुलाकात होती है जिनके इन्वेस्टर्स को उन्होंने कुछ दिला दिया। जैसे किसी इन्वेस्टर को आर्बर दिला दिया फॉर एग्जांपल, सबको पता है कि आर्बर आज भी जिस रेट पे उससे बढ़ेगा, तो इन्वेस्टर ही नहीं बेचता उससे। अब ब्रोकर तो उस इन्वेस्टर को एग्जिट दिला के कुछ और दिला पाएगा, उसके पास नए क्लाइंट्स ही नहीं है। उसने अदानी लशलैंड दिला दिया। अदानी लशलैंड में पता है छतरपुर से रोड कनेक्ट होनी है, DLF का रोज़ दिख रहा है, लैंड लेवलिंग हो रही है सामने, वो लशलैंड बेचना ही नहीं चाहता। और ब्रोकर को भी पता है कि आज Tier 2 Tier 3 बिल्डर्स DLF वाले प्राइसिंग में आ रहे हैं, जो पहले जूस होता था वो नहीं है, तो आज लशलैंड में अपने इन्वेस्टर का बिकवा भी दूंगा तो कोई नई चीज़ दिला नहीं सकता उसे सही। तो इसलिए वो ब्रोकर्स टफ में आ गए हैं और वो 1.5 साल से, वो आज से नहीं है, वो 1.5 साल से मुझे बोल रहे हैं मार्केट में भाई मंदा है। कल भी एक बंदे ने मार्केट में मंदा है क्योंकि उनके पास नए, दे डोंट हैव न्यूअर फॉलोअप्स, पीपल टू रीच आउट टू, एंड वाइल वी डूइंग ऑल ऑफ दिस जैज वी गेट न्यूअर पीपल एवरी डे जिन्होंने अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया रियल एस्टेट में, वो दुनिया है भरी हुई।
अब उसके बाद जो सेकंड पैरामीटर है आपके सामने है, एनी एंड एवरी माइक्रो मार्केट रेडी टू मूव इन एसेट इज़ एट अ प्रीमियम टू द अंडर कंस्ट्रक्शन एसेट। तो इसकी मतलब क्या है कि लोग आज प्रीमियम देने को रेडी हैं कि उन्हें आज घर चाहिए रादर देन वेटिंग फॉर 2-3 ईयर्स। वो डिमांड है तभी वो प्रीमियम देने के लिए रेडी हैं। ऐसा नहीं मैं बोल रहा किसी भी प्रोजेक्ट में कि वो बड़ा लैंड पार्सल भी नहीं है, उससे बड़ा क्लब हाउस भी नहीं है, कुछ भी बेटर नहीं है, वर्स है नए प्रोजेक्ट से जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तभी वो महंगा है। तो मतलब द डेल्टा इज़ देयर। उसके साथ जो प्रोजेक्ट्स नहीं बिक रहे वो तो भैया मैं जब से कंटेंट बनाने स्टार्ट किया तब से गुनी ये गा रहा हूँ कि भाई ओवर सप्लाई आएगी, ओवर सप्लाई में सिर्फ अच्छी चीज़ बिकेगी, एवरेज चीज़ भी नहीं बिकेगी। आज फॉर एग्जांपल मर्सिडीज सबको पता है कि इंडिया में सबसे नामी ब्रांड है, बट आपने कभी नोटिस करा है मर्सिडीज इज ऑल्सो 20% मोर एक्सपेंसिव दैन BMW। यस इट इज। एंड BMW से ऑडी इज 15% चीपर। तो ऑडी प्राइस पॉइंट्स में भी वेरिएशन है, जबकि हम अपने नज़रिए में ऑडी, BMW, मर्सिडीज़ को एक पैराडाइम में रखते हैं, बट तभी भी प्राइस पॉइंट्स डिफरेंट हैं। तो आज अगर आप मुझे बताओ कि ऑडी Q7 और मर्सिडीज़ GLS सेम प्राइस की हो जाए तो आप क्या लोगे? ऑब्वियसली क्लास मर्सिडीज। 90% बंदा तो वही लेगा। तो आज यही हो रहा है मार्केट में कि वो मर्सिडीज जो जिसकी लेगेसी है, जिसकी क्रेडिबिलिटी है, वो ऑडी वाले प्राइस पॉइंट्स में आ गया। ऑडी छोड़ो, किया वाले भी आज की डेट में ऑडी वाले और मर्सिडीज वाले प्राइस पॉइंट्स में आ गए हैं कि हम इससे बेहतर बनाएंगे। जबकि मतलब मैंने कैमरा में कभी नहीं बोला, मैंने अपने क्लाइंट्स को भी 2-3-4 को ही बताया है द काइंड ऑफ डिलीवरीज विच द मर्सिडीज इज़ प्लानिंग। जो लोगों को लग रहा है कि मर्सिडीज़ की पुरानी वाली डिलीवरीज़ की तरह होगा, उसकी आप जब बेंचमार्किंग मार्केट में देखोगे तो आपको इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर्स एंड हाउ दीज गाइज आर पुलिंग ऑफ एवरीथिंग, कि एक बहुत बड़ा बिल्डर है, एक्सटेंशन रोड का सबसे महंगा प्रोजेक्ट में जो पत्थर लिविंग रूम में लगा है वो पत्थर बाथरूम में लगा रहे हैं। अच्छा, अब आप बताओ मैं क्यों गुण नहीं गाऊंगा? नहीं, वेरी नाइस है। 40,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का जो प्रोजेक्ट है एक्सटेंशन रोड पे, उसके लिविंग रूम का पत्थर वो बाथरूम में लगा रहे। ठीक लोगों है, को पता नहीं है, मतलब ना बिल्डर वो बता रहा है कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, वो नहीं बता रहा, बट वो नहीं बता के भी ही इज पीपल आर श्योर हु हैव पहले दे हैव इन्वेस्टेड, बिकॉज 70% ऑफ द क्लाइंट्स आर रिपीट बिजनेस। उन्होंने पहले पैसा कमाया हुआ एंड दे आर श्योर दैट दे वुड मेक मनी अगेन। बट जो मार्केट में फर्स्ट टाइम बायर्स जो गलती कर रहे हैं, गोइंग विद किया, बाइंग एट द सेम प्राइस ऑफ मर्सिडीज, उन लोगों को फंसेंगे। उसके साथ जो प्रोजेक्ट्स नहीं बिक रहे वो एस्पिरेशनल कॉरिडोर में नहीं है। जैसे मैंने आपको एक्सपीरियंस टैलेंट की बात करी, सोना रोड कोई नहीं जाना चाहता। सोना रोड पे भी जो रहते हैं वो भी एक्सटेंशन रोड रोटी खाने आते हैं, क्योंकि सोना रोड में कोई कमर्शियल ही नहीं है तो वो कैसे हो सकता है कि एक्सपीरियंस टैलेंट पैसा बन जाए उसमें लोगों का? वैसे ही आप गोदरेज का वृक्ष है, वो लोकेशन बहुत गंदी है, कैसे बिक जाएगा? आप कोई भी प्रोजेक्ट, गोदरेज नहीं परफॉर्म कर रहा भाई। आप क्रिसुमी देख लो भैया, इतना लग्जरी प्रोजेक्ट, साइज इतने छोटे, जिसके पास इतना पैसा है वो इतने छोटे घरों में रहना ही नहीं चाहता। अब या तो आप प्रीमियम प्रोजेक्ट लॉन्च करो जो प्रीमियम प्राइस पॉइंट्स में हो, और तब ये साइजेस लाओ रेलिवेंट फॉर अ फर्स्ट टाइम होम बायर जो कॉर्पोरेट है 30 साल से 40 साल का, जो अच्छा एस्पिरेशनल घर लेना चाहता है। तुम बेच रहे हो मर्सिडीज़ वाले रेटों पे, बट तुम्हारी गाड़ियाँ हैं छोटी छोटी कॉमेट जैसी, तो कॉमेट वाला बंदा तो कॉमेट वाले ही प्राइस पॉइंट्स देगा, वो मर्सिडीज़ वाले नहीं देगा। तो वो क्रिसुमी की गलती है। मतलब आप वो छोड़ो, मैं ही ऐसा क्यों बंदा हूँ जो प्रोजेक्ट नहीं बिकता उससे पहले यूट्यूब में बता देता ही नहीं बिकेगा। टाइटेनियम जब आया, कोई भी एवरीबडी वाज सेइंग दिस इज DLF 2.0। आई वॉज द ओनली वन कि भाई अगर DLF से जंग लड़ोगे तो जीत DLF की होएगी, आपको साइजेस छोटे लाने थे। अब गंगा है, गंगा अभी तक वो अपना स्टॉक बेचे जा रहे, उन्हें समझ ही नहीं आया कि उनके बेसिकली क्या है कि BCG से ये रिसर्च करवाते हैं। BCG को तो रियल एस्टेट का एक एंड कंज्यूमर का आइडिया नहीं लगाता, वो डाटा का आइडिया लगाता है, डेटा एनालिसिस करता है कि वो भैया जी न्यू गुड़गांव में 3,000-4,000 फुट के घर नहीं है, तो हम ये लॉन्च करते हैं, ये बिक जाएगा, क्योंकि गैप है। गैप नहीं भाई, क्रेडिबिलिटी भी तो अपनी देखो, एक्सपीरियंस भी तो देखो। आज 4,000 फुट का घर तो DLF का क्रेडिबिलिटी की वजह से बिक रहा है।
वो मार्केट में डिमांड तो कोई सोच भी नहीं रहा, लोग बोल रहे हैं कि भाई डीएलएफ की क्रेडिबिलिटी और 4,000 का अगर लेना होगा तो डीएलएफ का लेना होगा, तो इसलिए बिक रहा है। तो आज टाइटेनियम में भी उन लोगों ने गलती करी, कितने बड़े साइजेस ले आए जो लाने ही नहीं चाहिए थे उन्हें। वैसे ही गंगा ने भी मेरे हिसाब से बहुत बड़े साइजेस ले आए, वहीं पे गंगा और सिग्नेचर छोटे साइजेस लाते हैं, तो आई एम 200% श्योर दैट स्टॉक वुड हैव बीन सोल्ड विद इन 3-4-5 मंथ्स। 71 सिग्नेचर नहीं बिका उतना उस जिस तरीके साइजेस बहुत बड़े हैं ना, टिकट साइज बहुत बड़ी है। वो भाई गुड़गांव रियल एस्टेट में ना मैंने लास्ट वीडियो डाली थी तो विशाल भार्गव का हमने जिक्र करा था। ही सेड गुड़गांव रियल एस्टेट इज़ अ हाउस ऑफ कार्ड्स, और उसने बोला था एक चीज़ और, ये शायद आपने जो पॉडकास्ट देखा था मेरा उसमें भी मैंने शेयर किया था कि द ट्रेडर हु क्रिएट्स द बबल ऑल्सो बर्स्ट द बबल, कि वो लोग जिन्होंने 30% दे रखा है, क्योंकि मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ ये कि 30% देने के बाद नेक्स्ट पर्सन की डिमांड, नेक्स्ट जो 30% है 20% उसकी डिमांड आ गई है, और वो जो ब्रोकर था उसने ये चीज़ बोली थी कि 30% दे दो, उसके बाद अगली डिमांड से पहले मैं निकाल दूंगा। आज वो एग्जिट नहीं कर पा रहा, और वो मार्केट में वो पैसा जो है वो रोटेशन नहीं हो पा रही, ठीक है, तो जिसकी वजह से वो नया प्रोजेक्ट नहीं ले पा रहा। तो क्या ये रियलिटी है गुड़गांव के अंदर? रियलिटी तो हर जगह पे, जब मार्केट में आप एक ट्रेडर घुसेगा तो उसे हम वीक हैंड्स बोलते हैं। तो वीक हैंड्स में हम अपने इन्वेस्टर को पहले ही बोलते हैं कि वीक हैंड्स तो यहाँ पे जो ब्रोकर्स हैं वो 30-40% ऐसे बंदों को लाएंगे जिनके पास है ही 50 लाख, जिनके पास है ही 20% 30% की पेमेंट करने, और शायद 10% की पेमेंट करने जितना ही हिम्मत है। 3 करोड़ की प्रॉपर्टी में वो बेसिकली फर्स्ट टाइम बायर्स हैं, वो कोई एक्सपीरियंस बंदा ये नहीं करता। जो विशाल भार्गवा साहब कहते हैं कि एक्सपीरियंस बंदा ही करता है, ये हमेशा एक फर्स्ट टाइम बायर करता है जो पहली बार रियल एस्टेट में आया। उसे कोई अंकल मिले समझदार, उन्होंने उसे बताया बेटा मैं तेरा ऐसे पैसे कमवा दूंगा, और वो नए नए पैसे कमा रहा है, उसके खुद के हैं या तो इसलिए वो ऐसे करके बह गया कि उसने सोचा कि परवाना लेता हूँ, 10% की पेमेंट है, 70 लाख दूंगा, 70 लाख में अंकल बोल रहे हैं 20-30 लाख कमा लेंगे। तो हम पहले ही बोल के चलते हैं कि आपको पहले 1 साल इन वीक हैंड्स की वजह से प्रीमियम नहीं मिलेगा। आज आप जैसे आबर में भी देखोगे, उस टाइम पे भी आबर में आई रिमेंबर फॉर फर्स्ट 1 ईयर पहले प्रीमियम जब आर्बर लॉन्च हुआ बिक गया, अगले दिन 50 से 70 लाख का प्रीमियम था। वो प्रीमियम 50 से 70 लाख का 1.5 साल था। 1.5 साल तक 50 से 70 लाख रुपए प्रीमियम में मिल जाता था यूनिट। 70 लाख का तो टावर सी में मैंने बेचा है लास्ट, जो मेरे को याद है। तो वो प्रीमियम इसलिए क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि वीक हैंड्स वहाँ पे भी थे, वो इन्वेंट्री होल्ड कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है प्रीमियम बढ़ेगा, बट उनके पास कैश फ्लोज नहीं है तो वो डिस्ट्रेस में बेच रहे हैं। तो ये तो मार्केट की रियलिटी है ही कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बिकेगा तो उसमें हर टाइप के बंदे आएंगे ही आएंगे। बट आप ये नहीं कह सकते कि वो बेच नहीं सकते, वो लोन ले सकते हैं। पहले तो 90% बंदा तो आज पक्के की प्रॉपर्टी बिक रही है। आधे लोग तो मैंने देखा है, पुरी अरावली में शुरुआत में आबर सस्ता आ गया, पुरी अरावली महंगा बिका हुआ था तो प्रीमियम नहीं आया। तो ऐसा थोड़ी ना कि लोगों ने डिस्ट्रेस सेलिंग कर दी, उन्हें पता है कि हमने अच्छी चीज़ ली हुई है और हम लोन ले लेते हैं, हम 1 साल 2 साल होल्ड कर लेंगे। आज पुरी अरावली में 1 करोड़ रुपए का प्रीमियम आ गया है, 3 BHK में 80-90 लाख रुपए का प्रीमियम आ गया है, 4 BHK में तो 130-140 का बोलते हैं। तो वो टाइम लगा, उन्होंने आबर ने मार्केट ख़राब कर दी थी पूरे एक्सटेंशन रोड की, एट कमिंग एट अ वेरी डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स, बट वो पूरी अरावली में प्रीमियम आ गया। एक्सपेक्टिंग दिस कि आर्बर इस प्राइस पे आएगा, तो यही रीज़न है कि बहुत अच्छा बिका और इसमें प्रीमियम भी लोगों को काफ़ी अच्छा मिला है कंपेरेटिव। वो मेरे हिसाब से लोग ओवरली पॉजिटिव हो गए, वो एक पॉजिटिविटी की वेव आ गई है। और डू यू थिंक कि आर्बर की वजह से वो एक्चुअल में जर्नी शुरू हुई है लोगों को, वो फोमो क्रिएट होना शुरू हुआ था? क्योंकि जो आर्बर था ना, जैसे रिस्पॉन्स या जैसे अप्रिसिएशन लोगों को आर्बर में मिला है, एवरीबॉडी वाज एक्सपेक्टिंग कि ऐसा हमें हर प्रोजेक्ट मिलेगा। मुझे ऑनेस्टली बट वो रेप्लिका नहीं हो सकता यार। मुझे ऑनेस्टली ऐसा लगता है कि हमारा ना बस सोचने का प्रोसेस थोड़ा छोटा हो गया है कि हम 1-1.5 साल में सोचते हैं। मैं खुद ये कह के भी कि 1-1.5 साल में मेरे को प्रॉफिट कमाना है, मेरे को पैसे घुमाने हैं, मैं रियल एस्टेट खुद इसलिए लेता हूँ क्योंकि मेरे को पैसे जोड़ने हैं। मेरे को पता है कि मैं पैसे जोड़ ही नहीं पाऊंगा 10-15 करोड़ रुपए अगर मैं रियल एस्टेट बुक नहीं कराऊंगा, एंड दैट टू एट अ पेमेंट प्लान। वो धीरे धीरे मेरे पैसे जुड़ जाएंगे। तो आज की डेट में ये सब सुनना चाहते हैं, वैलिडेट होना चाहते हैं। मैंने सारे क्लाइंट्स को फ़ोन करके देख लिया कि आपको ये 70 लाख का प्रीमियम, आपको 1 करोड़ का प्रीमियम, एक बार भी जब से 3 साल से तेज़ी की मार्केट चल रही, एक बार भी एक ग्राहक ने नहीं बोला कि मेरे को बेचना है। जबकि शुरुआत में उसने बोला होगा कि 1-1.5 साल में हृदय आपको क्या लगता है क्या हो जाएगा, एक बंदे ने बेचा नहीं। ये मैक्सिमम वो लोग होंगे जिनके पास आगे की पेमेंट भी खड़ी है।
वो सारे ही ऐसे हैं, समझ रहे हो? बस वैलिडेशन चाहते और हैं वो। मैं ना हमेशा हर पॉडकास्ट में ये मैसेज देता हूँ यार, अगर आपके पास सुपर स्ट्रक्चर तक का पैसा नहीं है, सो डोंट पुट योर मनी भैया इन भैया आप ये देखो ना, रियल एस्टेट फॉर जस्ट फॉर द सेक कि यार 1 साल में 1.25 साल में मेरे को वो मैं बोल रहा हूँ कोई किसी के पास बैंक अकाउंट में 2-3 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, अगर वो 2-3 करोड़ से इन्वेस्टमेंट, जिसके पास मैं बोल रहा हूँ 30% भी पैसा पड़ा है टू बाय परवाना नॉर्थ, 10 करोड़ का नॉर्थ है, 3 करोड़ रुपए हैं, अगर 1 साल बाद मार्केट थोड़ी ठंडी भी पड़ गई, जिसने 3 करोड़ जोड़े हैं वो 3-4 लाख की EMI भी तो भर सकता है, वो सुपर स्ट्रक्चर तक तो लेके जा ही सकता है। एग्जैक्टली हाँ, तो वो तो हर बंदा है, बिकॉज ये पक्के की इकोनॉमी की वजह से लेवरेज भी आ गई ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड कि आपको बैंक लोन मिल सकता है, तो उसकी वजह से वो स्ट्रेच कर सकता है। बट ऑनेस्टली देखो, ये तो सब खिचड़ी है, इसका कोई आंसर नहीं है, ना विशाल भार्गवा के पास है ना मेरे पास है। अगर उसके पास होता तो वो टाइमलाइन के साथ बोलता। मेरे को ये ज़रूर पता है कि वीक हैंड्स बिल्कुल हैं, वीक हैंड्स हैं तभी प्रीमियम बढ़ता नहीं है पहले 6 महीने साल भर में किसी भी प्रोजेक्ट में, क्योंकि बहुत सारे ब्रोकर्स की सेल्स पिच है। मैंने अपनी यूट्यूब वीडियो में विशाल भार्गवा ने जो बोला कि जो बोला है, मैंने उससे 2 महीना पहले वीडियो भी बनाई थी कि भाई मार्केट में ओवर सप्लाई की स्टेज में आ रहे हैं, तो आपको आज की डेट में बहुत पिकी स्टॉक उठाना है, क्योंकि आज अगर आप कुछ खरीद रहे हो जिसकी डिलीवरी आज से 5 साल बाद आएगी, तो लास्ट 3 साल में जो भी बिका है उससे बेटर प्रोडक्ट होना चाहिए, क्योंकि आपकी जंग उन सबसे भी होनी है। ये सब मैं बोल चुका हूँ। विशाल भार्गवा ने सिर्फ उस बात को बहुत ज़्यादा एग्रेसिव टोन पे और बोला कि यही होना है। हम वॉर्न तो कर रहे हैं, बट और जैसे मेरे पापा को तो बहुत अच्छा बिलीफ है कि ओवर सप्लाई की वजह से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स नहीं बन पाएंगे, क्योंकि वो विशाल भार्गवा ने जैसे बोला, द ट्रेडर हु क्रिएट्स द बबल किल्स द बबल। अगर ऐसा होता है तो मेरे डैड सेज दैट द स्टॉक विच वी आर सेलिंग वुड हैव एन हायर प्रीमियम। आज पापा बोलते हैं क्रेज 60,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का इसलिए है बेटा क्योंकि दूसरे बिल्डर डिलीवरी नहीं कर पाए, आईरियो मर गया। अगर आईरियो जिंदा रहता तो कभी भी क्रेज 60,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का नहीं जाता। तो मेरे पापा तो डे 1 से अपने ग्राहक को भी बोलते हैं, उनकी तो पिच चाहिए कि हम तो चाहते हैं 10 लोग मर जाएं। और सो विशाल भार्गव ने जब व्हेन ही सॉ माय पॉडकास्ट वी हैड अ कॉन्वर्सेशन, तो फिर रीपोस्ट करा था एक्स पे, तो देन आई गॉट टू नो कि यार जब मुझे किसी ने भेजा था ट्विटर पे, सौरभ भाई ने भेजा था, रिमेंबर। बस मेरे को भैया ऐसे, मैं नोएडा की, देखो मैं भी बुराई करता हूँ, विशाल भार्गवा ने करी, मैंने नोएडा की बुराई करी, बट मैंने आज भी आपकी वीडियो में कंस्ट्रक्टिवली बुराई करी है। और मैं बोल रहा हूँ कि आप भी गुड़गांव में काम करते हो, मेरे साथ मेरे तो चलो इतनी बैंडविथ है कि मैं किसी बंदे को समझा भी सकता हूँ कि क्या है क्या नहीं है क्यों है, और शायद से 2 बंदे मेरी बात भी मान लेंगे, 8 तो किसी की भी नहीं मानते। बट जो बेचारा अपना लोन पे काम कर रहा है, EMI में काम कर रहा है, कोई अंकल है जिन्हें इतनी मैथ्स ही नहीं पता, वो 60 साल के, वो घर बेचते हैं यार। सिर्फ आप किसी की लाइवलीहुड पे क्वेश्चन कर रहे हो, आप ये नहीं देख रहे कि आप लाख बंदा जो रियल एस्टेट में गुड़गांव में काम करता है, आपने खुद हफ्ता भर लगा के आपको 4 बंदे पूछते हैं, उसमें आपको लगा कि आप मास्टर बन गए, और आपने किसी की लाइवलीहुड पे क्वेश्चन कर दिया। इतना मैं भी सेल्फ अवेयरनेस रखता हूँ कि मैं जेकब की वीडियो भी इसलिए बनाई क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं किसी की लाइवलीहुड पे क्वेश्चन ना करूँ। आज भी मैंने ये आंसर दिया, मैंने अपनी तरफ से आंसर सही दिया है कि भाई आज भी लेना चाहिए, बट हाँ मेरे हिसाब से बैक ऑफ द माइंड एक लॉन्ग टर्म विजन होनी चाहिए। बट आप किसी की लाइवलीहुड पे आके, जबकि आपको वहाँ पे आपको मैं बोल दूँ कि भाई ये सेक्टर 71 कहाँ पड़ेगा, आप वहाँ पे पहुँच जाओ, वो भी आपको नहीं पता, और किसी की लाइवलीहुड पे आपने वीडियो बना दी कि भाई ये गलत है। ट्रू। कोई बंदा पता नहीं कोई बिल्डर बनने के सपने देख रहा हो, जिसने लोन पे पैसा लिया हो, उसकी लाइवलीहुड पे क्वेश्चन मार दिया। मैं बोल रहा हूँ आपको ये वीडियो बनानी भी थी, गेट 10 ऑफ अस, जो 10 लोग आपको लगते हैं, मैं तो बहुत बेवकूफ़ आदमी हूँ, वो बहुत स्मार्ट हूँ और अच्छे लोगों को जानते होंगे, वो 10 अच्छे लोगों को बुला लेते, उनके साथ एक कंस्ट्रक्टिव पहले वीडियो बनाते, उसके बाद एंड में बोल देते दिस इज़ माई ओपिनियन टूवर्ड्स गुड़गांव रियल एस्टेट। द वीडियो ही हैज़ मेड लुक्स बायस्ड बिकॉज वो ज़ेरोडा का टैग वगैरह तो चलो है ही, बट उन्होंने एक कंस्ट्रक्टिव व्यू नहीं दिया किसी को। अगर वो कंस्ट्रक्टिव, अंकल, हाँ जी, अंकल की बात कर रहे हो? नहीं अब भार्गवा की बात कर रहा हूँ कि कंस्ट्रक्टिव व्यू नहीं है। अभी अंकल पे भी आएंगे। हाँ अंकल पे भी, सब पे आएंगे। कंस्ट्रक्टिव व्यू नहीं दिया। तो अगर कंस्ट्रक्टिव व्यू होता, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं बहुत लोगों को रियल एस्टेट में जानता हूँ जिनकी इतनी बैंडविड्थ ही नहीं है कि वो विशाल भार्गवा को काउंटर कर पाएँ। ट्रू।
तो उसकी वजह से मेरे को लगता है कि आज भी उन्हें जब आ रहे हैं, अगर वो नवंबर में आ रहे हैं, आपकी बातचीत भी होती है, उन्हें आज भी आके 10 लोगों को बुलाना चाहिए, उनसे समझना चाहिए, जो उनके क्वेश्चन है उनके आंसर सुनने चाहिए, उसके बाद अपना view बनाना चाहिए, हेल्दी कॉन्वर्सेशन, उसके बाद अपना आंसर बनाना चाहिए। वरना मेरे हिसाब से तो मुंबई स्कैम है, वहाँ पे तो कोई पैसे नहीं कमाए किसी ने। अब वो ऐसे बोलेंगे तो वो भी 10 एग्जाम्पल दे सकते हैं जहाँ लोगों ने पैसे कमाए हैं। भाई आप कहाँ देखते हो गुड़गांव रियल एस्टेट को 5 साल में? 5 साल में मतलब द्वारका एक्सप्रेसवे को मैं एक डेवलप्ड माइक्रो मार्केट की तरह देखता हूँ। न्यू गुड़गांव मेरे हिसाब से डेवलप्ड हो ही गया है, वहाँ पे कम स्कोप है अप्रिसिएशन का, क्योंकि मेजॉरिटी लैंड पार्सल कैपिटलाइज हो चुका है। ये चीज़ मैं पूछूंगा, आपने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि सबसे ज़्यादा जो एप्रिसिएशन कम आएगा वो न्यू गुड़गांव में आएगा, क्यों? क्योंकि वहाँ पे मेजॉरिटी लैंड पार्सल कैपिटलाइज हो चुका है। आज अगर आप वहाँ देखोगे न्यू गुड़गांव में, तो डीएलएफ के पास 70 एकड़ का लैंड पार्सल है, ईमार के पास 25-30 एकड़ का लैंड पार्सल है। उसके अलावा मेजॉरिटी ऑफ द लैंड पार्सल विच इज़ देयर इन न्यू गुड़गांव हैज़ बीन कैपिटलाइज्ड। तो जैसे सोना रोड है, सोना रोड पे एक डिफरेंट जेंट्री को घर बिके थे विच वॉज अफोर्डेबल लिविंग, वैसे ही न्यू गुड़गांव में भी अफोर्डेबल लिविंग के घर बिके हुए हैं मेजॉरिटी। तो न्यू गुड़गांव बिका है आपका 50 लाख की टिकट साइज़ से 1.5 करोड़ की टिकट साइज़। उसके बाद बहुत कम लैंड पार्सल अवेलेबल है, इसकी वजह से वहाँ पे आपको फेसेस बदलते हुए नहीं दिखेंगे। और वहीं पे एसपीआर में सब कुछ खाली था, जो बिल्डर से आधे फेल हो गए, यूनिटेक सबसे बड़ा प्लेयर था वो फेल हो गया, ट्यूलिप के अलावा और कोई डिलीवर नहीं कर पाया। तो इसकी वजह से पूरा एसपीआर खाली पड़ा है। तो एसपीआर में आपको आज के प्राइस पॉइंट्स की जेंट्री दिखेगी, और एक्सटेंशन रोड पे भी हमें आज के प्राइस पॉइंट्स की जेंट्री दिखती है। और न्यू गुड़गांव कैपिटलाइज होने की वजह से नई जेंट्री को इनवाइट नहीं कर पाएगा। जो आज पुराने इनहेबिटेंट्स बन गए हैं न्यू गुड़गांव के, वही मेजॉरिटी में रहने वाले हैं। बट भाई फेज 6 भी आ रहा है यार, ये कैसे कंपैरिजन कैसे है एक इतनी दूर जाके? क्योंकि फेज़ 1 से डीएलएफ फेज़ 5 तक आई हैव सीन, ठीक है, हैबिटेशन है, बहुत अच्छा है, लोकेशन वाइज देखें, कनेक्टिविटी वाइज देखें, हम क्यों कंपैरिजन करते हैं फेज़ 5 को फेज़ 6 से, वेयर देयर इज़ नो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, और वहाँ पे कोई अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, अभी कंपेरेटिवली दूर भी है, नोइंग द फैक्ट कि साइबर सिटी 2 आ रहा है वहाँ पे, या ग्लोबल सिटी आ रहा है, इसकी वजह से? क्योंकि पड़ता तो भाई मानेसर के पास ही है। नहीं, मानेसर ही मान लो आप, उसमें आप मानेसर ही बोलो उसे, फेज़ 6 मानेसर है, गुड़गांव भी नहीं है। बट बेसिकली गोल्फ कोर्स रोड भी एस्पिरेशनल इसलिए बना क्योंकि डीएलएफ ने वहाँ पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, फायर ब्रिगेड भी आज की डेट में डीएलएफ के पास ही। अगर एक्सटेंशन रोड पे भी आग लगेगी तो 50 माले की बिल्डिंग डीएलएफ ही सर्विस कर सकता है। तो डीएलएफ हर चीज़ का टेक केयर करता है, और डीएलएफ एक शहर बसाने की, जैसे मैंने आपको बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर से अप्रिसिएशन आती है, और दूसरी अप्रिसिएशन तब आती है जब हर चीज़ उस जगह पे मिल जाए कि आपको कोई और जगह जाना ना पड़े, तो उस टाइम अप्रिसिएशन आती है। तो डीएलएफ का नोन फैक्ट है कि वो ऐसा एरिया बसा देता है जहाँ पे हर चीज़ वैसी मिल जाएगी जहाँ से दूसरे एरिया वाले भी लोग वहाँ आना चाहेंगे, जैसे आज गोल्फ कोर्स रोड है। जबकि मेरे को अच्छी तरह याद है कि हम जब बचपन में गोल्फ कोर्स रोड जाते थे तो हमें एमजी रोड से यूटर्न लेके फिर जाना पड़ता था। वहाँ पे जब लाल बत्ती और मेट्रो की कनेक्शन की वजह से रालिया मंगनोलिया जाने में हमें एम्बियंस मॉल से 40 मिनट लग जाते थे, जो आज 10 मिनट की ड्राइव है। तो एवरीबडी नोज इफ डीएलएफ हैज सच अ बिग लैंड पार्सल, कनेक्टिविटी ऑन NH48 विच इज़ राइट नाउ आज एक्सटेंशन रोड, और डीएलएफ फेज़ 6, अगर आप साइबर सिटी उद्योग विहार में खड़े हो तो सेम टाइम लगता है डीएलएफ फेज़ 6 या एक्सटेंशन रोड जाने में। आर्बर जाने में फेज़ 6 से भी ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि वो मिडल ऑफ एक्सटेंशन है। तो इसकी वजह से सबको पता है कि अभी तो डीएलएफ ने कुछ स्टार्ट भी नहीं करा, 10 फ्लाईओवर और बना सकता है वो वहाँ पे कि साइबर सिटी से और कम टाइम लगे। द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी से एनी हाउ इट इज़ मच क्लोजर टू साउथ ऑफ दिल्ली, वेस्ट ऑफ दिल्ली, इवन इफ़ यू वुड वांट टू गो टू करनाल साइड, प्रेजेंटली इन परवाना। और वो इकोसिस्टम सारे हाईवेज़ के साथ है, बेसिकली डीएलएफ की क्रेडिबिलिटी पे बिक रहा है। और डीएलएफ की क्रेडिबिलिटी पे प्रूव हुआ है कि जो लोग डीएलएफ फेज़ 2 सबसे महंगी चीज़ मानते थे, आपके सामने अगर आप 5 साल 6 साल पहले भी चले जाओ, तो मोस्ट एक्सपेंसिव प्लॉटेड डेवलपमेंट वाज डीएलएफ फेज़ 2। आज डीएलएफ फेज़ 5 इज 2x ऑफ द प्राइस पॉइंट्स ऑफ डीएलएफ फेज़ 2। नथिंग लेस देन 4 to 5 लाख से नीचे क्या मिलता है आज? 4 to 5 लाख तो आज की डेट में फेज़ 2 का रेट हो गया है वहाँ पे। तो हाँ, मैं बोल रहा हूँ डीएलएफ फेज़ 5 उसके वो 7-8 लाख रुपए मांगते हैं फेज़ 5 पार्क ड्राइव में प्लॉटेड डेवलपमेंट के। तो आज हाँ जी, क्योंकि 10-10 करोड़ के तो ग्रोव बिके हैं, वही 15 करोड़ के हो गए हैं 500 गज वाले। तो उसके हिसाब से अब मैच की कैपिटलाइजेशन हो रही है ना। समिट प्लाजा अभी खुल रहा है, वहाँ पे वीवर्क आ रहा है, वहाँ पे बेस्ट ऑफ द कमर्शियल मार्केट्स आ रही हैं। तो रेंटल जो समिट प्लाजा में चल रहा है 1100 रुपये पर स्क्वायर फीट पे रेंट आउट कर रहे हैं वो समिट प्लाजा को, विच इज़ अ नेबरहुड मार्केट।
तो हमने देखा है कि DLF की हमेशा नई डेवलपमेंट पुरानी डेवलपमेंट से ज़्यादा अप्रिशिएट करी है, इवन दो DLF Phase 2 was such a better location in comparison to Phase 5. We saw in 10 years that it is more expensive than Phase 2, which people thought is the most ideal location. एज अ DLF एक नई लोकेशन पे गया, फेज 6 की बात करें हम लोग, डेवलपमेंट शुरू कर दी, इकोसिस्टम हो गया, आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर कर दिया, सब चीज़ें। बट व्हाट इफ अगर SPR या गोल्फ कोर्स एक्सचेंज पे जितना डिलेज आपको कंस्ट्रक्शन को देख के, फ्लाईओवर्स को देख के मिल रहा है, मेट्रो को लेके हो रहा है, अगर वो डिले होता है या नहीं बनता, बिकॉज हम कंपेयर हमेशा करते हैं नोएडा से, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, आज 40,000 का रेट बिक रहा है, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है ये कि दिल्ली से नज़दीक है, साउथ दिल्ली से नज़दीक है, और एक्सप्रेस वे बहुत अच्छा है, पहले से बना, उसके बाद लॉन्चेस आए। तो अगर ये चैलेंज आएगा तो आपको लगता है रेट में फ़र्क आएगा? इसका आंसर भैया बहुत सिंपल है। आने वाले टाइम पे मैं बता नहीं सकता कि क्यों होगा ऑफिशियली कैमरा में, क्योंकि इंटरनल बात है, बट आने वाले टाइम पे सारी रोडें, सारा ड्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर आपको, जैसे पहले गुड़गांव में हुआ था कि DLF ने बनाया था, आने वाले टाइम पे भी आपको यही दिखेगा। अब वो क्यों है, वो DLF का भी फ़ायदा है उसमें, वो मैं ऑफ कैमरा आपको बता दूंगा कैसे है, बट ऑन कैमरा आपको आने वाले टाइम पे मैं ये बता सकता हूँ, अगले 10 साल में आपको एक्सटेंशन रोड, SPR रोड, गुड़गांव में ड्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर, सबको DLF ही बनाता हुआ दिखेगा। आप ड्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हो, कमीलियास के सामने आज भी फ्लाईओवर पे पानी, वही सरकार के साथ दिस गाइस आर नेगोशिएटिंग टू डू ऑल ऑफ दैट। 190 करोड़ का अपार्टमेंट है और आज भी भर रहा है। तो ये बातें यार कैसे सुनेगा बायर, कैसे सुनेगा एक कस्टमर जो पूरा बसा बसाया गोल्फ कोर्स रोड है, जो सबसे क्रीम, सबसे प्रीमियम बेल्ट है उस पूरे गुड़गांव की। मेरे को भी ऐसा लगता था भैया, तभी मैं वीडियोस बहुत एग्रेसिव टोन में बनाता था कि अमन गुप्ता है, ये सोचता होगा या ये सोचता होगा, बट जब मैं ऑनेस्टली डॉक्टर रितेश मलिक से मिला तो मेरे को ये समझ आया कि जो मैं सोचता हूँ टुवर्ड्स रियल एस्टेट, वो भी सेम सोचते हैं, और जिसके पास पैसा है उस कैटेगरी का, कि अगर मेरे पास 10 करोड़ का घर का बजट होगा तो मेरे को खुद अवेयरनेस है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। हृदय मेहरा बस मेरे से मिलके मेरे को रीवैलिडेट कर सकता है और 4 इन्फो पॉइंट्स दे सकता है जिससे मैं स्मार्ट लगूं, वरना मुझे पता है कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है। तो मेरे को उनसे मिलके और साहिल सर से मिलके उस पॉडकास्ट में एक ही टेक अवे था मेरे लिए कि हृदय भाई, आपको किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है, जिसको पता है उसे पता है ऑलरेडी कि वहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्रेनेज का जो प्रॉब्लम आप बता रहे हो होने के बावजूद भी सबको पता है कि आज सारी कंपनियाँ, आप गुड़गांव में ही है, नोएडा में आप बेस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स भी चले जाओ, आपको लाला कंपनीज़ के ही ऑफिस मिलते हैं, या वही कंपनीज़ के ऑफिस मिलते हैं जिनके पूरे इंडिया में ऑफिसेज हैं। ऐसा स्पेसिफिकली नहीं है कि नॉर्थ इंडिया में दे हैव चूजन ओनली टू बी इन नोएडा। वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स खुल रहे हैं और जो एम्बेसी का मन है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। मैं मैक्स टावर्स में भी देख रहा था दैट मेजॉरिटी ऑफ द ऑफिसेज विच आर देयर इन मैक्स टावर्स आर लाला रन कंपनीज, और कंपनीज वेयर दे हैव ऑफिसेज इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो आज रियलिटी ये है कि वी कैन शाई अवे फ्रॉम दैट फैक्ट कि गुड़गांव इन टर्म्स ऑफ ऑफिसेज, स्टार्टअप, इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर मेरे को एक नेटवर्क बनाना है तो उसका और नोएडा का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, आज तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसकी वजह से अगर मेरे को एक धंधा करना है भैया, मैं बिज़नेस में मैं बिज़नेसमैन हूँ, नॉर्मल लाला बिज़नेसमैन हूँ, बट मेरे को टैलेंट स्मार्ट चाहिए, तो भी मेरे को गुड़गांव आना पड़ेगा। अगर मैं स्टार्टअप वाला हूँ, मेरे को नेटवर्क बनाना है स्टार्टअप वालों के बीच में, तो भी मेरी सोसाइटी में बाका बुकी जूते हैं, वो आपके नोएडा के ही हैं, वो गुड़गांव शिफ्ट हुए हैं। क्यों हो गया? ठीक है, मिक्स एंड मैच है। सो मेनी बाका बुकी वाले गुड़गांव शिफ्ट हुए हैं, वो इसलिए हुए हैं क्योंकि वो बोल रहे हैं कि द टैलेंट पूल हृदय इज़ मच बेटर। बोल रहे माई फ्रेंड्स हु पुट अप इन फरीदाबाद दे कम टू गुड़गांव। बोले हम नोएडा से मिला, अब नोएडा तो बूम कर रहा है, ऐसे सब बोल रहे हैं, आप क्यों शिफ्ट हुए हो? भाई क्या मिडिल क्लास के लिए गुड़गांव ख़त्म हो चुका है? बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। क्यों? वो आपको अपने सीनियर के पास जाके, जिस कंपनी में आप काम करते हो, या अपने पिताजी के पास जाके, अपने चाचा जी के पास जाके, मामा जी के पास जाके पूछना पड़ेगा कि आपने जब SPR लिया था, जब आपने न्यू गुड़गांव लिया था, जब आपने द्वारका एक्सप्रेसवे लिया था, आपने एक्सटेंशन लिया था आज से 10 साल पहले, वहाँ कुत्ता भी जाता था क्या? नहीं जाता था। वो डेवलपिंग माइक्रो मार्केट थी, वहाँ रोड नहीं थी यार। एक्सटेंशन रोड में आज से 5-6 साल पहले अच्छी, वहाँ पे वो रोड़ियाँ गिरी होती थी रोड के ऊपर। तो आपको आज एक डेवलपिंग एरिया में ही लेना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि आपके बजट है, आप कमाते हो साल में 10 लाख और उसी एरिया में आपको घर मिल जाएगा जहाँ पे जो बंदा 1 करोड़ कमाता है रहता है। आज एक्सटेंशन SPR, द्वारका एक्सप्रेसवे, वैसी मार्केट्स बन गई हैं जहाँ पे 1 करोड़ रुपए कमाने वाला बंदा भी हैप्पीली रह सकता है, जो आज से 3 साल पहले भी नहीं था।
वो उतनी वैलिडेशन उसे आ गई है। मैं बोल रहा हूँ रह सकता है नहीं रह सकता, दैट इज़ अ डिफरेंट डिबेट। वो वैलिडेटेड है, वो खरीद रहा है जो 1 करोड़ कमाता है साल के, जो उससे ज़्यादा कमा रहा है वो भी खरीद रहा है। तो अब इसमें मैं आपको डिलुलू में तो नहीं रख सकता कि आप नहीं ले सकते। दिस इज़ द रियलिटी एंड यू हैव टू गो टू अ डिफरेंट न्यूअर माइक्रो मार्केट विच इज़ नॉट एस्पिरेशनल एज ऑफ नाउ, विच इन द कमिंग ईयर्स वुड बी मानेसर, जिसे आप ग्रेटर गुड़गांव के नाम से जानोगे, विच वुड बी सोना, विच इज़ साउथ ऑफ गुड़गांव। So only these two micro markets are there जहाँ पे मुझे लगता है आगे, बट मानेसर में भी अभी M3 are coming up with their new launch और I think nothing less than 2.5 CR maybe 1.5 1.6 बोल रहे हैं। that is 2 BHK and 3 BHK हाँ जी, somewhere हाँ around 2 करोड़ 2.5 बिल्कुल। तो 2.5 करोड़ रुपए मानेसर भी जा चुका है। बट डोंट यू थिंक कि आज भी आप जो ये देखोगे भैया, जैसे आज की डेट में न्यू गुड़गांव में साइबर सिटी वाला एम्प्लॉई आता है विथ साइबर सिटी टू ग्लोबल सिटी सेटिंग अप इन नेक्स्ट 6-7 years, दैट पर्सन वुड evaluate his office distance from those 2 areas, एंड वो 2 एरियाज़ में आपको दिखेगा कि मेरे लिए पंचगांव जाना भी न्यू गुड़गांव से कम टाइम लगता है। तो इसकी वजह से वो एरियाज़ भी बच जाएंगे, क्योंकि आज हमने देखा नहीं कि साइबर सिटी 2 अभी तक ऑपरेशनल नहीं हुआ, ना कुछ बिल्डिंग बनी ना कुछ हुआ, बट जब बिल्डिंग बनेगी तो आप साइबर सिटी वाले भी तो एक्सटेंशन रोड आ ही रहे हैं ना, पड़ता तो वो भी 12-13 किलोमीटर है। तो आज वो कोई भी बंदा अपने ऑफिस से देखता है कि मैं कितना दूर रहता हूँ अपने ऑफिस से। तो आप इन कमिंग टाइम जो गवर्नमेंट का भी मोटिव है ऑफ टेकिंग द टोल टू पंचगांव, मेरे हिसाब से वो पंचगांव तक शहर बसाना चाहते हैं। और मेरे को जितना मेरा सेल्फ बिलीव है, I am more positive on Panchgaon to Manesar Valley belt than Sona. what is the reason behind? मेरे को शहर का डिफरेंट पार्ट लगता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा विलेजेस की डेवलपमेंट है जितनी मानेसर टू पंचगांव वाली साइड में नहीं है, क्योंकि वो पुराना बसा हुआ शहर है। इसकी वजह से मेरे को लगता है कि वहाँ पे डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा स्मूथ नहीं हो पाएगी। आज भी लोग सोना ले रहे हैं। मैं सुबह आज शावर थॉट था मेरा कि द्वारका एक्सप्रेसवे में हमें पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया है, सोना में हमें पता है इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया है, बट दोनों में इंटरनल रोड्स का दोनों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, द्वारका एक्सप्रेसवे सोना। बट आज अगर मैं बेट करना चाहूँगा इन दोनों माइक्रो मार्केट्स में, तो मैं सोना में बेट करना चाहूँगा या द्वारका एक्सप्रेसवे, क्योंकि सोना में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी नहीं आ रहा है। एक सिग्नेचर का मॉल आ रहा है, उसकी द्वारका एक्सप्रेसवे में कितनी चीज़ें आ रही हैं, M3M से आ रही हैं, सेंट्रल पार्क से आ रही हैं, close to airport AIPL से आ रही हैं, दिल्ली से इट इज़ मच क्लोजर। तो आज सोना में अगर मार्केट कल एक लुल फेज में चली जाती है वेयर द सेंटिमेंट इज़ नॉट पॉजिटिव, मैं क्यों सोना में घर लेना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ पे तो कुछ चेंज होने ही नहीं वाला। क्योंकि आज अगर आप सोना ले रहे हो, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की अप्रिसिएशन तो आपको नहीं मिलने वाली, वो तो कोई कमा गया। आज आपको तभी अप्रिसिएशन मिलने वाली है जब ये एरिया बसेगा और यहाँ पे लोग रहना चाहेंगे। वो तब तक रहना नहीं चाहेंगे जब तक यहाँ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आता। नॉर्थ दिल्ली की फेवरेट मार्केट है मुझे लगता है द्वारका एक्सप्रेसवे, ये एक वन ऑफ द रीजन हो मतलब आई एम पॉजिटिव दैट अभी भी द्वारका एक्सप्रेसवे का बेंचमार्किंग नहीं हुई है, क्योंकि अभी तक द्वारका एक्सप्रेसवे में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आया। अब सिंपल आप देखोगे, एक्सटेंशन रोड पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो मतलब एक्सटेंशन रोड पे जब इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा तो अप्रिसिएशन होएगी। वैसे ही SPR में ज़्यादा पोटेंशियल क्यों है, क्योंकि ना सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, दोनों ही नहीं है, और ज़मीन इतनी है, और कनेक्टिविटी ऑल 4 कॉर्नर्स ऑफ दिल्ली ऑफ गुड़गांव से बेस्ट है, अरावलीज के साथ है। तो इसकी वजह से सबसे ज़्यादा पोटेंशियल SPR में हो गया। न्यू गुड़गांव में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ गया। रोडे आज गोल्फ कोर्स रोड पे पानी भर जाता है, न्यू गुड़गांव में नहीं भरता। बस एक अप्रिसिएशन का पैराडाइम है जो खिड़की डोला टोल है, उसके अलावा हर चीज़ न्यू गुड़गांव में हो चुकी है। कोई ऐसा रीज़न नहीं है। हाँ। एक रीज़न हो सकता है भाई, जो मेट्रो है, बट इट विल टेक टाइम जब मेट्रो आएगी, क्योंकि प्रपोज तो है ही। देखो मेट्रो भी, अब मेरे को गुड़गांव में तो द काइंड ऑफ जेंट्री विच इज़ वर्किंग, बिकॉज वो मेरे को लगता है कि मेट्रो से कुछ गुड़गांव में, ओल्ड गुड़गांव में ज़रूर फ़र्क पड़ेगा क्योंकि वो बहुत कंजेस्टेड है। हाँ। बट जब न्यू गुड़गांव में रोडें ही इतनी चौड़ी हैं, चंडीगढ़ वाली फीलिंग आती है न्यू गुड़गांव में, वो मैं बोलता हूँ कहीं भी नहीं आती पूरे गुड़गांव में वैसी वाइब। और आज से जब तक CPR नहीं खुला था, आई वॉज ऑलवेज मोर पॉजिटिव ऑन न्यू गुड़गांव, आई सोल्ड मोर न्यू गुड़गांव दैन द्वारका एक्सप्रेसवे, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे जब इंफ्रास्ट्रक्चर खुलेगा, लोग बैठ कर रहे हैं द्वारका एक्सप्रेस में, बट रहने वाली वाइब हमेशा न्यू गुड़गांव में बैठे रहने वाली है। आज आप देखो गार्डन सिटी और G99, पहले कितना रेट G99 ज़्यादा ही था, आज सेम हो गया है, जबकि वो मानेसर ही है, लिटरली मानेसर है। क्योंकि आज इफ आई एम एन एंड कंज्यूमर, आई वुड वांट टू बी इन न्यू गुड़गांव बिकॉज इट गिव्स अ सिटी वाइब विच द्वारका एक्सप्रेसवे
कैन नेवर गिव। अच्छा हमारे पास बहुत सारे मिडिल क्लास भी हैं जो हमारी वीडियोस देख रहे होंगे, राइट? एंड दे रियली वांट टू नो कि चलो आपने दो चीज़ें बताई कि इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब चीज़ें तो हो गई, देयर इज़ नो अदर रीज़न जिसके से पैसा बढ़ेगा। खिड़की क्या डॉलर टोल है। हो सकता है ना? क्या ये हो सकता है कि नेबर प्रोडक्ट जो मेरा न्यू लॉन्च आया, मैंने खरीदा था 8,000 रुपये में, मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू हो गई 12,000 रुपये, और नया लॉन्च आ गया 17 से 18,000 रुपये वहाँ पे लग्जरी। तो क्या उसके साथ वाले पे फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि नया वाला नए तरीके से जस्टिफाई कर रहा है उसको, वो प्राइस उस चीज़ के ले रहा है, एम्यूनिटीज़, यू नो, वो आर्किटेक्ट भैया वगैरह। मैं तो बहुत सिंपल, मतलब देर आर ओनली 3 to 5 बिल्डर्स जो आपको प्लॉट वाली अप्रिसिएशन देते हैं, वरना जो बड़े बोलते हैं बिल्कुल सही बोलते हैं कि प्लॉट बेटर है। क्योंकि क्या होता है, जब तक वो माइक्रो मार्केट डेवलप होती है तब तक वो पान की पीक जैसा लगने लग जाता है अपार्टमेंट, इसकी वजह से अप्रिसिएशन नहीं आती। तो आज आपको ये देखना है, अप्रिसिएशन बिल्कुल आ सकती है 12 से, अगर 17,000 में नेबरहुड में कुछ आ रहा है, इफ़ योर बिल्डर इज़ रियली मेंटेनिंग दैट प्रॉपर्टी वेरी नाइसली। एंड दैट इज़ वाई वी हैव सीन दैट DLF की प्रॉपर्टीज ऑन गोल्फ कोर्स रोड हैव अप्रिशिएटेड व्हेन द इंफ्रास्ट्रक्चर केम इन। क्या रालियाज बीइंग 20 साल पुराना प्रोजेक्ट अप्रिशिएट करा जब उन्होंने कमिलियास के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया विच वॉज द अंडरपासेस। भाई DLF की फ़ैन फॉलोइंग शुरू से अपनी थी, राइट? तो लग्जरी सेगमेंट से एकदम से दीनदयाल में आने की क्या ज़रूरत थी? उस सारी पॉलिसीज़ को SU भी आ ही रहे हैं उनके, हाँ। दीनदयाल भी आ गए, बिल्डर फ्लोर में भी न्यू आ गुड़गांव गए। में जो इंक्लेव लेके आए थे, हाँ। बहुत खास तो नहीं है जिस तरीके से प्राइसिंग है, थोड़ा कम्पैक्ट भी है कंपैरेटिवली देखा जाए। लोगों ने, बट आज अगर आप देखोगे व्हेन यू वुड कंपेयर इट विद द कंपटीशन, सबसे ज़्यादा अप्रिसिएशन, सबसे ज़्यादा जल्दी रीसेल इनक्लेव की है, हाँ, सबसे जल्दी इनक्लेव की है। अगर कोई आप फाइल बनाता है कोई ब्रोकर, तो उसे बोलोगे इनक्लेव की यूनिट है, वो कल उठा लेगा। हमारे जानकार हैं, वो अपने बिल्डर फ्लोर्स बेच रहे हैं ये कह के कि वी आर नेक्स्ट टू DLF। तो उनका भी इतना अच्छी तरह बिक रहा है बीइंग नेक्स्ट टू DLF। और सबसे ज़्यादा अच्छी डिलीवरी, बेसमेंट में वॉशरूम किसी बिल्डर ने नहीं बनाया, उन्होंने बनाया है। तो इट कैन बी यूज्ड एज अ 4th बेडरूम। तो DLF का प्रोडक्ट किसी भी टिकट साइज़ में अच्छा है, बट मैं ये नहीं कह रहा कि हर प्रोडक्ट अच्छा है। ये सबसे बड़ी गलती है रियल एस्टेट में, लोग बिल्डर सेंट्रिक इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि कुछ भी बिल्डर का खरीद लेते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं कोई भी बिल्डर ऐसा नहीं है जिसके सारे प्रोजेक्ट्स को अच्छा मानता हूँ, कोई भी। गुड़गांव इज़ नॉट अफोर्डेबल एनीमोर। 3 से 5, 5 से 10, ये एक टिकट साइज़ का ब्रैकेट बन चुका है। बट जिसका 2 से 3 करोड़ का बजट है भाई, कहाँ जाए वो? जाए माने सर, सोना जैसे पहले भी गए थे, आज से 10 साल पहले वो लोग बेचारे सोना रोड छोड़ के, वो बेचारे गोल्फ कोर्स रोड छोड़ के, वो MG रोड छोड़ के आए थे एक्सटेंशन रोड, SPR रोड। वैसे ही आपको भी 10 इयर्स विजन पे बेट करना पड़ेगा, और आपको बिल्कुल लेना चाहिए गुड़गांव में रियल एस्टेट, बिकॉज गुड़गांव इज़ अ ग्रोइंग सिटी, इट इज़ एक्सपैंडिंग डे बाय डे, एंड दैट इज़ वाई देयर वुड बी अप्रिसिएशन कमिंग इन। तो आज अगर आप कहीं भी रह रहे हो, आपकी अफोर्डेबिलिटी से वो बाहर चले जाएगा, क्योंकि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, जैसे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, उसके प्राइस पॉइंट्स बढ़ेंगे। आज पीतमपुरा में आप रहते हो, राजेंद्र नगर में रहते हो, रहो रेंट पे, पता है भाई 7-8 लाख रुपए गज का रेट हो गया, इससे ज़्यादा क्या बढ़ेगा? इन्फ्लेशन से बढ़ेगा। बिल्कुल। गुड़गांव में रेंट पे रहना जायज़ बात नहीं है, तभी तो दिल्ली वाले भी गुड़गांव में पैसा लगा रहे हैं। आऊँगा उस पर, रेंट वर्सेस बाय का पूछेंगे, बात करेंगे अभी। यार 2 से 3 करोड़ रुपए लगाना सोना पे आपको लगता है जस्टिफाइड है? अभी भैया कुछ अच्छी चीज़ आई नहीं, तभी मैंने भी वीडियो नहीं बनाई। जो लोगों को लगता है कि आई एम HNI का ब्रोकर, आई एम नॉट एन HNI का ब्रोकर, इट्स जस्ट दैट कि आई हैवेंट, मैंने वो स्मार्ट वर्ल्ड ऑर्चर्ड की वीडियो भी बना के डाली थी कार पार्किंग की, वहाँ पे कार पार्किंग सही से नहीं लगती, और इतना महंगा टिकट साइज़ है। तो मैं HNI का ब्रोकर नहीं हूँ, इट्स जस्ट दैट कि अभी तक मार्केट ना उस स्टेज पे आई नहीं है। अभी हमने देखा 4,000 स्क्वायर फीट के घर बिकते थे, अब नेक्स्ट वेव जो होने वाली है वो होने वाली है 2500 से 1700 स्क्वायर फीट के घर बिकेंगे SPR, द्वारका एक्सप्रेसवे, एक्सटेंशन, न्यू गुड़गांव, इन सारे एरियाज़ में, और बहुत अच्छी तरह बिकेंगे। अगले 2 साल ये वेव चलेगी और बहुत बिकते रहेंगे, क्योंकि 3 से 5 करोड़ वाले कस्टमर को हैप्पी करेंगे ये। उसके बाद नेक्स्ट वेव आएगी 1 से 2 करोड़ वाली। तो आज जल्दी क्या है, 1 से 2 करोड़ के बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स आने हैं। जब आज इन्होंने 10 करोड़ वाले कस्टमर को चूस लिया, अभी 3 से 5 करोड़ वाले को चूसेंगे। उसके बाद तो आना ही है ना, जब कोई और बचेगा ही नहीं, तो 1 से 2 करोड़ वाली टिकट साइज में ही लॉन्चेज आने हैं। बट वो ये कोई गलत फहमी लेके बैठे कि द्वारका एक्सप्रेसवे में आने हैं, वो गलत फहमी है। वो आएंगे आपके मानेसर और सोना में, जो वर्थवाइल होंगे लेने वाले। आ सकता है कोई ओल्ड जो सीनियर लिविंग का लाइसेंस होता है 2-3 एकड़ का, वहाँ पे द्वारका एक्सप्रेस में कोई लॉन्च आ जाए, बट वो अच्छा प्रोडक्ट तो आपको मानेसर और सोना में ही दिखेगा, जहाँ पे आपको भी अच्छा लगेगा कि मैंने अच्छी चीज़ ली। भाई सरकार का विजन है कि हर किसी के पास घर हो अपना, मिडिल क्लास का सपना घर हो अपना। तो
क्यों ए ग्रेड बिल्डर्स नहीं लेके आ रहे अफोर्डेबल हाउसेस? ये सवाल है। देखो हर तरीके से चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए. आई डोंट वॉन्ट यू गो टू एनी पॉडकास्ट एंड जस्ट डू टॉक अबाउट द लग्जरी एंड ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है भाई. इमोशंस हैं. जो रेंट दे रहा है, ठीक है, नोइंग द फैक्ट कि यार 2 साल 3 साल में उसको समय लग गया, वो नहीं ले पाया डिसीजन अपना. आज के समय पे देखिए, या तो डिबेट कर लें या हंस लें या उसका सॉल्यूशन निकाल लें यार. तो अब मिडिल क्लास के लिए क्या है, मतलब आपके हिसाब से बिल्डर्स को क्या करना चाहिए? पता है मुझे लैंड कॉस्ट महंगी है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट महंगी है, और आज बिल्डर उस हिसाब से वो चीज़ें नहीं लेके आएगा. ट्रेंड के हिसाब से भी उसको ज़्यादा मार्जिन बड़े वाले साइजेस में आता है रादर देन कमिंग इन अ स्मॉल साइजेस. दीनदयाल के लाइसेंस खत्म हो चुके हैं, नहीं आएगा. तो उसको क्या करना चाहिए? अफोर्डेबल सबसे पहले बताओ, क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं वो लेके आ रहे, और दूसरा सरकार क्यों नहीं मदद कर रही है इस चीज़ में? भैया आज भी न्यू गुड़गांव द्वारका एक्सप्रेसवे में आपको 70-80 लाख रुपए में दीनदयाल नहीं, अफोर्डेबल हाउसिंग मिल जाती है रीसेल में, जो 25 लाख की 21 लाख की बिकी हुई है. तो आप रीसेल में ख़रीद सकते हो. अगर आप गुड़गांव में जॉब करते हो, आपकी 50 से 80 हज़ार रुपये सैलरी है, आप कपल हो, लाख रुपए कमाते हो, तो आप 70 लाख रुपए का रीसेल में 20 साल के लोन पे मतलब बिल्कुल ले सकते कमाने हो. का सपना खत्म हो गया उसका. अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, बट वो रहने के उसका पर्पस सॉल्व अप्रिसिएशन होता भी है. मिलेगा, अप्रिसिएशन भी मिलेगा. आज आपको ये जो 70-80 लाख वाले घर हैं, ये 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए तक पहुंचेंगे, क्योंकि ये रेंटल प्रोडक्ट्स बन जाएंगे. आज की डेट में आपने एक चीज़ नोटिस करेगी कि गोल्फ कोर्स रोड पे ऑल द वर्किंग पॉपुलेशन विच इज़ यंग, विच इज़ शिफ्टिंग फ्रॉम अदर सिटीज़, आर लिविंग इन ऑल दीज पीजीज विच आर देयर इन हुडा. इन द एक्सटेंडेड गुड़गांव देर इज़ नथिंग कॉल्ड एज हुडा डेवलपमेंट, जहाँ पे सस्ते में पीजीज़ मिल जाते हैं. तो आपको ये सारी जो पीजी वाली जनता है, ये अफोर्डेबल हाउसिंग में रहती हुई दिखेगी फ्यूचर में, अगर ऑफिस साइबर सिटी टू ग्लोबल सिटी में आएंगे, क्योंकि जो ये सारी प्लॉटेड डेवलपमेंट भी हैं बहुत रिस्ट्रिक्टेड हैं टूवर्ड्स की पीजी नहीं बना सकते, कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते. द्वारका एक्सप्रेसवे में, न्यू गुड़गांव में, वाटिका में बना सकते हो कि वो बिल्डर इतना ज़िंदा नहीं है. उसके अलावा पीजी एक्टिविटीज़ रिस्ट्रिक्टेड हैं. तो आप देखोगे कि इनके प्राइस पॉइंट इसलिए 1.5 से 2 करोड़ में जो 10 साल की विजन में बता रहा हूँ आपको जाएंगे, क्योंकि वो सारी पीजी वाली जनता वहाँ रहना चाहेगी, क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं होगा. तो ऐसा नहीं है. अगर अप्रीसिएशन, जैसे आपने बोला कि 12,000 रुपये के प्रोजेक्ट में लेता हूँ और 17,000 रुपये का पड़ोस में आता है, तो आपको अप्रीसिएशन मिलेगी एज लॉन्ग एज आपने बस बिल्डर अच्छा लिया हुआ है जो मेंटेन अच्छी तरह करके रखता है, तो आपको ज़रूर अप्रीसिएशन मिलेगी 70-80 लाख रुपये में भी. कितनी दुनिया है जिन्होंने मिस आउट करा है ये अपॉर्चुनिटी और लोग नहीं ले पाए और आज भी रेंटल में रह रहे हैं. और जिस तरीके से टिकट साइज स्टार्टिंग फ्रॉम 3.5 4 CR 5 CR हो चुके हैं, आगे भी रेट बढ़ेंगे और मिडिल क्लास के रीच से बिल्कुल आउट हो चुका है. डू यू थिंक कैपिटल एप्रिसिएशन बढ़ने से अब आगे 2 साल 3 साल 4 साल में हमें मुंबई या दुबई की तरह रेंटल यील्ड बढ़ती हुई दिखेगी? वो तो मेरे सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो 3-4 साल से यही कह रहे हैं कि रेंटल यील्ड तो, बिकॉज न्यू जनरेशन विल नॉट बाय अ प्रॉपर्टी, दे विल रादर प्रेफर टू स्टे ऑन रेंट. दैट इज़ द थीसिस विच एटलीस्ट माई इन्वेस्टर्स हैव. मेरे को लगता है, कभी नहीं भी लगता, बट मुझे ये पता है कि आज की डेट में मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम है, जो मैंने बीइंग इन रियल एस्टेट अच्छा है समझ ली. अगर मैं रियल एस्टेट में नहीं होता तो मैं भी ये गलती करता कि हमें ना इंफ्रास्ट्रक्चर आज चाहिए. जब हम रह रहे हैं, हमें बेस्ट कमर्शियल मार्केट आज चाहिए. हमें ये नहीं पता कि अगर हम आज लेके इसे छोड़ देंगे और इसे 10 साल बाद देखेंगे तो ये एरिया कितना अलग लगेगा. वो मैंने देखा है 6 साल के अपने रियल एस्टेट करियर में, कि द्वारका एक्सप्रेसवे कोई सोच भी नहीं सकता था. आज हर बंदा खुश है जाने के लिए. एक्सटेंशन रोड, मेरे दोस्त मेरे घर नहीं आते थे 6 साल पहले कि भाई यहाँ पे मेरे को कोई रात को रोक ना ले. आज वही कॉफ़ी पीने, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट करने हर जगह एक्सटेंशन रोड ही आते हैं. तो मैंने ये देखा है, तभी मैं सबको एडवाइस भी इसलिए कर रहा था कि आपको मानेसर और सोना वुड बी एज एस्पिरेशनल, बिकॉज एनी एंड एवरी बिल्डर विच वुड बी गेटिंग इन टू दीज माइक्रो मार्केट्स वुड बी वेरी नाइस एंड बेटर देन द ओल्डर पार्ट ऑफ गुड़गांव. मतलब गोल्फ कोर्स रोड से आज एक्सटेंशन रोड क्यों मेरे को लगता है कि अगले 5 साल में सेम प्राइस पॉइंट्स और कुछ एरियाज 20% महंगे भी हो जाएंगे गोल्फ लिंक्स को छोड़ के, क्योंकि एक्सटेंशन रोड पे गोल्फ कोर्स रोड से बहुत बेहतर बिल्डर्स हैं. एक्सटेंशन रोड पे नामी बिल्डर अगर आप देखो जो आज भी एग्जिस्ट करता है, DLF, ईमार, उसके अलावा तो और कोई है ही नहीं. FSI नहीं है ना, नया आएगा ही नहीं, बिल्डर आ ही नहीं सकता वहाँ नहीं, तब गुड़गांव गोल्फ कोर्स रोड के ज़माने में बिका था एज एन अफोर्डेबल प्रीमियम सेगमेंट गुड़गांव. आज गुड़गांव बहुत अलग जेंट्री को बिक रहा है ना, तभी आज गुड़गांव में M3M भी है, स्मार्ट वर्ल्ड भी है. तो एक्सटेंशन रोड पे
दुनिया के वाइड नोन बिरला भी है, अदानी भी है, DLF भी है, आपका सारे बिल्डर्स हैं, जो भी आप नाम लोगे, जिसको भी आप रिस्पेक्टफुल, उबरॉय आ रहा है, शोभा आ रहा है, मतलब कोई ऐसा बिल्डर नहीं है जो आप दुनिया के लेवल पे उसे नहीं जानते, इसलिए वो प्रोजेक्ट्स भी वैसे मार्की प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। एंड बिकॉज ऑफ दैट, जैसे गोल्फ कोर्स रोड मार्की प्रोजेक्ट्स की वजह से एस्पिरेशनल बन गया, और अच्छे ऑफिसेज की वजह से एस्पिरेशनल बन गया, अच्छी कमर्शियल मार्केट्स की वजह से एस्पिरेशनल बन गया, वैसे ही एक्सटेंशन रोड बन जाएगा। और वही सेम आप देखोगे सोना में भी होगा, मानेसर में भी होगा। तो बस अभी प्रॉब्लम क्या है कि इस रियल एस्टेट के साइकिल में उन 1 से 2 करोड़ वाले कस्टमर को केटर नहीं कर रहे, इसलिए उन्हें लग रहा है कि हम कभी ले नहीं पाएंगे। बस मैं उनको ये रियलाइजेशन देना चाहता हूँ इस पॉडकास्ट के थ्रू कि आपको सब कॉल करने वाले हैं, ये दिन में 50 बार आपको कॉल करेंगे। आप बस 2-3 साल रुक जाओ। अभी बस क्या है, मार्केट की साइकिल अलग है, मार्केट में एक अलग जेंट्री को घर बिक रहा है। पहले हमने देखा कि 6 से 10 करोड़ वाली जेंट्री को घर बिका, अब बिक रहा है 3 से 6 करोड़ वाली को। और मार्केट में सबको पता है कि आप ही रियल एस्टेट को चला सकते हो। बस ये है कि जब रियल एस्टेट सब अपने पीक पे पहुंच जाता है, तब हम इस टिकट साइज़ को केटर करते हैं। पिछली बार भी जब अफोर्डेबल हाउसिंग सिग्नेचर ग्लोबल जैसी कंपनी बनी, रियल एस्टेट अपने पीक पे था कि इससे ज़्यादा तो प्राइस पॉइंट्स बढ़ ही नहीं सकते, इसलिए अफोर्डेबल सेगमेंट के घर आए, इसलिए प्रीमियम सेगमेंट के घर आए। मार्केट डेड थी, इसलिए दीनदयाल की पॉलिसी आई रिवाइव करने के लिए मार्केट को। इसी में आपकी बात बड़ी करता हूँ। ये कोविड से पहले सिर्फ क्या क्या बेचते थे, अफोर्डेबल बेचते थे आई थिंक। बिल्कुल। उसके बाद फिर प्लॉट की साइकिल शुरू हुई। हाँ जी। फिर कोविड में कमर्शियल बिकना शुरू हुआ। बिल्कुल। फिर उसके बाद फिर प्लॉट्स बिकने शुरू हुए। फिर दीनदयाल, फिर हाई राइज। आज ट्रेंड क्या है, हाई राइजेस का ज़्यादा। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में ये डेवलपर्स को सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि यही रीज़न है कि कैपिटल एप्रिसिएशन इतना बढ़ गया है कि रीसेल मार्केट एक्टिव हो गई है। मेरे हिसाब से भैया नहीं, किसी को नहीं, ये मार्केट की साइकिल है, मार्केट की साइकिल का पार्ट है। कि ऐसा नहीं है कि आपको, या अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि ये अपॉर्चुनिटी कभी नहीं आएगी कि 1 से 2 करोड़ के NCR में घर ही नहीं आएंगे, नई माइक्रो मार्केट्स डेवलप होंगी। पूरा अभी UR2 के साथ में लैंड आया है, अब आप उसका समझो। सबसे पहले वो एरिया कैसे बच सकता है? कोई 10 करोड़ का लॉन्च करेगा तो कोई आएगा ही नहीं उस एरिया में, तो आना पड़ेगा ना 50-60 1 करोड़ का घर। कोई भी डेवलपिंग माइक्रो मार्केट में सबसे पहले आएगा अफोर्डेबल प्रीमियम हाउसिंग का घर, वहाँ से बसावट आएगी, उसके बाद ही तो आगे जाके आप लग्जरी, सुपर लग्जरी घर बेच सकते हो। गोल्फ कोर्स रोड पे भी तो यही हुआ। चलो, मैं कितने लोगों से पूछता हूँ, यू आर द वन हु इज एक्चुअली गिविंग द सॉल्यूशन टू दैट, क्योंकि 90% लोगों को ये समझ आया कि अब मेरा आउट ऑफ रीच है, अब रेंटल पे रहो और वही पे करते रहो, और सपना ही रह गया लोगों के लिए। वो मैं अपनी वीडियोस में ये कहता हूँ कि हम भी, आप भी, सब लोग हम अलग 5 करोड़ 10 करोड़ 3 करोड़ की बातें कर रहे हैं, इसलिए उन लोगों को लग रहा है कि हम लोग भूल चुके हैं, बिल्डर्स भूल चुके हैं। बट ये मार्केट की साइकिल है। वो मार्केट की साइकिल अगर अच्छी जब तक मार्केट कर रही है, तब तक कोई भी बिल्डर अपने प्रॉफिट पूल्स को मैक्सिमाइज करना चाहेगा। दैट इज़ हाउ द बिजनेस वर्क्स। उसके साथ गुड़गांव में हमने देखा है, हर माइक्रो मार्केट में इंफ्रास्ट्रक्चर या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आया है कि आज से 5 साल पहले एक्सटेंशन रोड पे कोई ढंग की जगह रोटी खाने के लिए नहीं थी, आज इतनी ढंग की जगह है कि पूरा गुड़गांव आता है। द्वारका एक्सप्रेस में सड़क नहीं थी, तो ये इतना, न्यू गुड़गांव में सड़कें नहीं थी, खाने की जगह नहीं थी, दोनों ही नहीं था, सब आ गया। भाई आप एक बात बताओ, 3-4 साल हो गए, गुड़गांव में क्या चल रहा है? सिर्फ बातें चल रही हैं। आज कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है लग्जरी का जो आपने सामने देख लिया? क्योंकि एक्चुअल में लग्जरी रेडी टू मूव इन इन्वेंट्रीज कब आएंगी? 28 से लेकर 30 के बीच में आएंगी। मानते हो ये चीज़? क्योंकि समय तो लगेगा, और जितनी भी आज हैं वो पुरानी कंस्ट्रक्शन वाली हैं, जिसमें रीसेल इतनी एक्टिव हो गई और लोग बाय कर रहे हैं। और जो स्टार्टिंग में आएंगी, मुझे लगता है द्वारका एक्सप्रेस की बात करते तो एलान आ जाएगा, आई थिंक सबसे पहले उसी का पोजीशन M3 में आएगा। बट टॉप नॉच बात करें तो एलान का लग्जरी अच्छा खासा देखने को मिलेगा, और ठीक ठाक में आपको M3 वगैरह या बाकी के BPTP वगैरह दिख जाएंगे। SPR पे बात करें तो हाई राइज में 28 तक मुझे नहीं लगता कोई ठीक ठाक दिखेगा SPR पे। मतलब फर्स्ट वेव की 2 प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी आ चुकी है। एक हाइंस एलिवेट है और एक क्रिसुमी वाटरफॉल रेजिडेंसेस है। तो ये दोनों आप जाके देख भी सकते हो कि हाइंस का क्लब हाउस अगर आप देखोगे तो इट इज़ एज गुड एज एनी 5-स्टार होटल, दो इट वाज सोल्ड एट अ वेरी डिफरेंट प्राइस पॉइंट। क्रिसुमी भी अगर आप देखोगे तो क्रिसुमी की भी डिलीवरी क्वालिटी इज़ फार सुपीरियर दैन एनीथिंग एल्स विच वी हैव सीन प्रायर। तो ऐसा नहीं है कि जो आप की डिलीवरीज
बिल्कुल जो अभी हमने फर्स्ट वेव में भी देखा है, बहुत बेहतर डिलीवरीज आई हैं। और आने वाले टाइम पे तो भैया कुछ मना पाएंगे, कुछ नहीं मना पाएंगे, उससे तो आपको, मेरे को, अगर हमने अच्छी चीज़ें बेची हुई हैं तो हमारे कस्टमर को ज़्यादा फ़ायदा है, हमारे को भी ज़्यादा फ़ायदा है, हमारी क्रेडिबिलिटी को भी ज़्यादा फ़ायदा है कि हमने वॉर्न किया था और आपने गलती करी। मैं चाहता नहीं हूँ कि कुछ भी ना बने, बट ये मार्केट की साइकिल है। जब मार्केट में कैश फ्लोज नहीं होंगे तो कुछ तो नहीं मना पाएंगे, ये तो मार्केट की रियलिटी है। और शायद से 99% मुझे लगता है कि पुराने प्रोजेक्ट्स डिलीवरी पे तो आ जाएंगे, बट आज कोई गलत माल खरीदेगा तो उसके तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि वो पैसे ही, वो 13,000 वाली चीज़ आज 24-25 हज़ार की खरीद रहा है। अब 24-25 हज़ार रुपये में प्रोजेक्ट कैंसिल होने के, मरने के, स्टॉल होने के ज़्यादा चांसेस हैं रादर दैन जो पुराना प्रोजेक्ट है। तो इसलिए आज तो मैंने वही अपनी वीडियो में गुड़गांव मार्केट क्रैशिंग में ही बोला था कि यू हैव टू बी सो रिस्क अवर्स टुडे दैट एवरीथिंग एंड एनीथिंग इज गोइंग कैन गो रॉन्ग विद यू। तो यू हैव टू चेरी पिक द क्रीम। जब तक पोजीशन हैंड ओवर हो जाएगा, रेडी टू मूव हो जाएंगी लग्जरी प्रॉपर्टीज 2 साल 3 साल बाद मान लेते हैं, डोंट यू थिंक ओवर सप्लाई होगा उस टाइम तक? बिल्कुल यार तब तक भी तो लॉन्चेस आएंगे, उस टाइम तक भी नहीं आएंगे। अब चेंज हो गए ना, अब 4,000 स्क्वायर फीट से मार्केट चेंज हो गई है, अब छोटे साइज आएंगे। आउटसाइड ऑफ DLF आप नहीं देखोगे कि हर बिल्डर 4,000 फुट का घर ला रहा है। तो मार्केट अब चेंज हो गई है, तो अब जो भी सप्लाई था उसमें ही जंग होएगी कि हमारे पास आबर होगा, प्रिवाना होगा, एलान होगा, M3M का एल्टीट्यूड होगा, ट्रम 2 होगा, सिग्नेचर ग्लोबल होगा, ये सारे लॉन्चेस के एडिशन होगा। इन सारे लॉन्चेस पे पोजीशन पे जंग होगी कि एंड कंज्यूमर कहाँ रहना चाहेगा। एंड कंज्यूमर सबसे पहले सबसे अच्छी चीज़ में रहना चाहेगा, वहाँ पे अच्छा स्टॉक नहीं मिलेगा या रेट बढ़ जाएगा तो नंबर 2 पे जाएगा, फिर नंबर 3 पे जाएगा, फिर नंबर 4 पे जाएगा। बस ये है कि उसको सिर्फ चॉइसेस मिल जाएंगे क्योंकि वो प्रीमियम ज़्यादा दे रहा है उस टाइम का, उस मार्केट के हिसाब से उस प्राइस वो उतना प्रीमियम दे रहा है, तो उसके पास चॉइसेस हैं कि विच वन ही वांट्स टू जिसको सेलेक्ट करना है, जिस प्रोजेक्ट को भी। नहीं वो तो मतलब वही है कि ही वुड गो फॉर द बेस्ट प्रोडक्ट। अगर उसे लगेगा आर्बर 30,000 का हो गया है और मेरे को एडिशन आज भी 22,000 23,000 का मिल जाता है तो वो एडिशन ले लेगा। वैल्यू फॉर मनी लग रहा है मुझे। हाँ, वो वैल्यू फॉर मनी डील देख लेगा। बट अगर आर्बर और एडिशन में कम डेल्टा हुआ तो 100% वो आर्बर लेगा। तो ये 100% वो डेल्टा अगर वो तो उस टाइम पे डिसाइड करेगा कि प्राइसिंग कितना वेरी हो रहा है, कितना डिफरेंस है बेसिकली। बिल्कुल राइट। अगर मैं आपसे सोना के बारे में पूछूं तो डू यू थिंक कि आज 2 लाख रुपए का रेट जस्टिफाई है? देखो बख्शी जी अलग काम करते हैं, उनका काम करने का तरीका अलग है, एंड एवरी माइक्रो मार्केट जैसे एक्सप्रेसवे पे आए, द्वारका एक्सप्रेसवे पे इनका प्राइस है और बिकता है, ये जस्टिफाई करते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक अदर देन सेंट्रल पार्क जितने भी लोग लेके आ रहे हैं पर स्क्वायर फीट हाई राइज लेके आ रहे हैं या प्लॉट्स की प्राइस की बात करें तो महंगा है भैया? वहाँ रोटी खाने के लिए ओम स्वीट्स है और वो भी बिल्कुल गुड़गांव वाली वाइब तो देता नहीं है वो ओम स्वीट्स। ऐसा लगता है कि आप कहीं और आ गए हो, गुड़गांव में तो नहीं हो। आप एक बार ज़रूर देख के आना तो आपको पता चलेगा कि कैसी वाइब्स हैं। वो ओम स्वीट्स की बहुत अलग वाइब्स हैं। न्यू गुड़गांव भी आज से 6-7 साल पहले बहुत डिफरेंट वाइब, बहुत बेटर वाइब देता था जो आज का ओम स्वीट्स देता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि एंड कंज्यूमर मूवमेंट स्पेशली टुवर्ड्स द इंटरनल सेक्टर्स जहाँ पे आज 1.25 से 1.50 1.60 का रेट हो गया है, वहाँ पे मेरे को एंड कंज्यूमर मूवमेंट तब तक नहीं दिखती जब तक एक्सटेंशन रोड वाला इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनल रोड्स वाला इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आ जाता। तो मेरे को तो आज ओवर प्राइस लगता है और मुझे लगता है कि वो मार्केट इसलिए सस्टेन कर पा रही है क्योंकि जो फोमो बाइंग चल रही है, सबसे ज़्यादा फोमो बाइंग चल रही है 1 से 2 करोड़ टिकट साइज़ में। 8 से 10 करोड़ की टिकट साइज़ में फोमो बाइंग नहीं चल रही क्योंकि उनको हम रोज़ कॉल करके ऑप्शन दे रहे हैं। तो इसलिए जो 1 से 2 करोड़ वालों को वहाँ बिल्डर फ्लोर मिल रहा है और वो भाग भाग के ले रहे हैं कि बाद में ये भी ना मिले। फोमो तो ये मानेसर में मुझे लग रहा है कि जो M3M के जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो तो M3M तो मार्केटिंग के गुरु हैं। आप वो तो जहाँ M3M आएगा वहाँ फोमो तो ऑलरेडी कहीं मंदे में भी ले आते हैं। वो तो फोमो तो अभी तो तभी मार्केट अच्छी कर रही है। अभी तो मार्केट को बिल्डर ड्राइव कर रहा है मुझे लगता है, जितने बिल्डर्स हैं। अगर ये गवर्नमेंट ड्राइव कर रही होती तो प्राइसिंग और अच्छी होती और बेटर होती। अगर ये सोना रोड और ये गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन वाली अगर ये लिंक रोड निकाल देते तो प्राइसिंग में फ़र्क पड़ता। भैया आज अगर आप ब्रांडेड रेजिडेंसेस देखते हो कमिंग इन गुड़गांव, यू वुड सी अ लॉट ऑफ लॉन्चेस इन ब्रांडेड रेजिडेंसेस कमिंग। द प्रॉब्लम क्या आई है कि मार्केट स्टार्ट करी हमने 8-9 हज़ार रुपये के प्राइस पॉइंट से। हमने आदत दिला दी अपने इन्वेस्टर को 25% रिटर्न की कि आप जितने पैसे लगाओगे उसके 25% साल भर में ले जाना। अब वो मार्केट आज 5 साल में पहुंच गई 18-20 हज़ार रुपये।
अब मेरे को अपने इन्वेस्टर को फिर से 25% का रिटर्न अगर आज पैसे लगाने हैं तो बिल्कुल। दिखाने पड़ेंगे। बिल्कुल। तो इसलिए ब्रांडेड रेजिडेंसेस में मार्केट आ रही है कि भाई अब तो मैंने बेस्ट क्लब हाउस भी दे दिया, बेस्ट ओपन एरिया भी दे दिया, बेस्ट ऑफ द टावर्स भी दे दिए, अब मैं बेटर क्या करूँ कि जिससे मेरे इन्वेस्टर को 20% 25% का रिटर्न आए। तो इसलिए ब्रांडेड रेजिडेंसेज आ रहे हैं। जो आज की मार्केट चल रही है ब्रांडेड रेजिडेंसेज की, आज इन्वेस्टर को क्या लगेगा कि मैं क्या कुछ अलग क्या ले रहा हूँ जिससे मेरे को फिर से 25% का रिटर्न आएगा। गुड़गांव मार्केट में 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, दोनों में से आप बताओ, बाय और रेंट। टिकट साइज पे डिपेंड करता है। 2.5 to 3 CR. You should in next 6 months you would get a lot of launches. You should definitely buy in high rise. No rent. हाँ, नो रेंट तो आपकी मर्जी है, मतलब मेरी कौन आपकी अगर कौन सुनने वाला अगर है? अपॉर्चुनिटी आती है, ऑप्शन मैं अगर होता मैं तो एक हाई राइज खरीदता 2.5 से 4 करोड़ की टिकट साइज में, SPR न्यू गुड़गांव में अगर कोई बहुत अच्छा बिल्डर हो या एक्सटेंशन रोड पे, और इस पे मेरे को बहुत मज़ा आता है रहने का, मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी होती और मैं को अप्रिसिएशन भी मिलती। भाई इन फ्यूचर में आप एलान को DLF जैसा देखते हो? अगर मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, देखो ये बहुत बड़ा कंपैरिजन है क्योंकि एलान ने अभी तक कोई रेजिडेंशियल डिलीवरी नहीं दी है, बट जिस तरीके से रिस्पांस था, जिस तरीके से ट्रेडिंग हो रही है मार्केट में, या द काइंड ऑफ डिलीवरी दे आर प्रॉमिसिंग, क्या लगता है आपको? जो बेसिकली मेरे को लगता है कि एलान में अप्रिसिएशन इसलिए आई क्योंकि वो द्वारका एक्सप्रेसवे का बहुत डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट लेके आए थे, और द्वारका एक्सप्रेसवे में इंफ्रास्ट्रक्चर का टिकमार्क हो गया उस दौरान में, इसकी वजह से अप्रिसिएशन आ गई। बट जो 24-25 हज़ार रुपये स्टॉक बिक रहा है उसमें तो वही है कि वो जब चीज़ बिकेगी उसके बाद जब बनेगी, जो बंदा देखेगा, तभी अप्रिसिएशन आ सकती है, क्योंकि अब स्किन इन द गेम एक इन्वेस्टर की, एक एंड कंज्यूमर की बहुत ज़्यादा है। तो वो फिर वही है कि आज आप जंग लड़ रहे हो विदाउट डिलीवरिंग एट द सेम प्राइस पॉइंट्स ऑफ DLF, तो जीत तो DLF की होगी। नहीं, वो तो है, डेफिनेटली। तो वो मेरे को बस एक लगता है। बट DLF के कंपैरिजन, अगर DLF के बराबर कोई नहीं है, बट अगर मैं लड़ाई कहूँ कि ठीक है वो लड़ रहा है और बहुत हेल्दी कंपटीशन है, तो व्हाट बिल्डर डू यू थिंक कि वो चीज़ें हैं? देखो एलान का मैंने सिर्फ लैंड, क्योंकि लैंड पार्सल, या मैं रेंटल की बात करूं, या जिस तरीके से पूरा शहर बसाया DLF ने, या मैं प्रोजेक्ट्स की बात करूं, या जो एक एग्जाम्पल सेट कर दिए उसको हट के एक बार बात कर रहा हूं, सिर्फ एलान का द प्रेसिडेंशियल की बात कर रहा था। अब मुझे एक प्रोजेक्ट की कभी भी भैया आपकी मैं बात करूंगा, आपकी मैं बोलूँ कि यार आप मेरे से बहुत अच्छी तरह बात करते हो, सामने वाले को आप गाली देते हो, तो मतलब आप ओवरऑल देखोगे ना पोर्टफोलियो किसी भी बिल्डर का, बिल्कुल, तो ओवरऑल आप देख लो, फिर आप जज कर लो। मैं तो अपने पैसे लगाता हूँ तो मैं एक तुक्के पे नहीं लगाता ना, मैं 10 चीज़ों को देख के लगाता हूँ। 5 करोड़ रुपए हो, आप द्वारका एक्सप्रेस पे कहाँ लगाओगे? सिंपल। मेरे पास 5 करोड़ तो मेरे पास तो आज कुछ अच्छा नहीं है, मैं 7 करोड़ होंगे तो मैं मैक्स ले लूँगा। मैक्स में लगाओगे आप? 100% मैक्स लूँगा, और अपनी सेकंड जनरेशन के लिए, क्योंकि उस जो लोकेशन मैक्स की है वो किसी की भी नहीं है। नेक्स्ट टू अ ग्लोबल सिटी, साइबर सिटी इज़ 5 मिनट्स, बोथ द हाईवेज आर 5 मिनट्स फ्रॉम ईच अदर, और उससे बेटर जो बोलते हैं लोकेशन खरीदो, अगर रियल एस्टेट में ऐसा कुछ वर्ड बोला जाता है तो मैक्स की लोकेशन देख लो, यू वुड बी सोल्ड। व्हाई आर यू नेवर इन फेवर ऑफ सिग्नेचर ग्लोबल एज अ डेवलपर? आई स्टार्टेड माई करियर सेलिंग सिग्नेचर ग्लोबल ओनली। सेम लाइकवाइज। हाँ, तो अब का क्या सिनेरियो है? क्योंकि बैक टू बैक जितने लॉन्चेस आए, हमने अफोर्डेबल शुरुआत करी थी, दीनदयाल आया, बहुत अच्छा बिका, इसके बाद लग्जरी आया तो लाइनें लग गई 30-70 में, बट उस तरीके से ट्रेडिंग नहीं हो रही है, लोगों को एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा, मानते हो? 71 भी कहीं ना कहीं हद तक हिला। तो ओवरऑल अभी आगे फ्यूचर क्या दिख रहा है? सिग्नेचर ग्लोबल का फ्यूचर तो अच्छा ही है, क्योंकि पब्लिक लिस्टेड आ गए हैं, बहुत नाम बना दिया है। बस गलती ये कर रहे हैं कि जूस नहीं दे रहे किसी भी इन्वेस्टर को, एंड कंज्यूमर को, टू कंसिडर देम, कि आज न्यूज़ ये है कि क्लोवरडेल जो उन्होंने जिस प्राइस पॉइंट्स में बेचा है उसी प्राइस पॉइंट्स में बिरला आ रहा है। तो अब बिरला की क्रेडिबिलिटी, लेगेसी बहुत पुरानी है, वर्ल्ड वाइड नोन है, तो बिल्कुल आज वो 2000 का डेल्टा होता बिरला और सिग्नेचर में, तो सिग्नेचर वुड हैव रियली डन वेल, बट वो प्राइस पॉइंट्स में बहुत एग्रेसिव हैं, जो मुझे लगता है कि दैट इज़ द बिगेस्ट कॉन विद देम। और वो पहला प्रोजेक्ट बेच के दूसरे प्रोजेक्ट में चले जाते हैं, पुराने प्रोजेक्ट को भूल जाते हैं, जिसकी वजह से मुझे गोदरेज के साथ भी यही है, सिग्नेचर छोड़ो गोदरेज भी यही। भाई वीडियो बहुत लंबी हो गई, सिर्फ 5 मिनट लेंगे मैं, और मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछूंगा जिसका आपको जवाब देना है। ऐसी 5 चीज़ें बताओ जो एज एन इन्वेस्टमेंट एंड यूज़र जो देखनी चाहिए उसको इन्वेस्टमेंट करने से पहले।
मतलब आप बिल्डर का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखो, बिल्डर कभी भी पहला। सारे प्रोजेक्ट्स अच्छे नहीं बनाता, ये रियलाइज़ करके चलो। फिर वही देख लो कि आप कौन सी ग्रोथ फेज में जा रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ फेज में जा रहे हो दूसरा। या आप एंड कंज्यूमर ग्रोथ फेज में जा रहे हो कि वहाँ पे वो कोई रहना चाहेगा। उसके बाद तो अब ये रियलाइजेशन बिल्कुल रखो कि अगर बिल्डर मेंटेन नहीं करता प्रॉपर्टी अपनी, तो आपको कभी भी प्लॉट वाली अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। और इसके अलावा क्या लोकेशन मैटर करता है? मैंने नहीं देखा, मतलब अगर द डिलीवरी इज़ क्रेजी वेरी नाइस तो लोकेशन एवरीबडी वुड वांट टू मूव 5-6 किलोमीटर्स फर्दर। अगर लोकेशन मैटर करती होती तो अरालिया कभी भी इतना एक्सपेंसिव नहीं होता। हर माइक्रो मार्केट की बात करते हैं, मुझे आप 3 प्रोजेक्ट्स बताओ जो द्वारका एक्सप्रेस में आपको लगते हैं कि बेटर है कंपेरेटिवली अदर प्रोजेक्ट से। मतलब अगर आप दिल्ली के पास रहना चाहते हो तो M3M स्मार्ट वर्ल्ड की एक अपनी फ़ैन ऑडियंस है, क्योंकि उनकी लोकेशन मैं बहुत कैपिंग अच्छी ले है। लेता हूँ, नहीं तो आप कहीं पे भी चले जाओगे। 6 करोड़ तक हम ले लेते हैं कैपिंग। 5 to 6 करोड़ का बजट है, उसके नीचे नीचे आपको लगता है कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे 3 और 4 BHK के ऑप्शंस अच्छे हैं दैट यू कैन बाय इफ़ यू हैव मनी? मतलब इफ़ आई वुड हैव मनी आई वुड ओनली बाय मैक्स, और कुछ भी नहीं। उसके अलावा कुछ भी नहीं। यही मैं आपको बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पिकी हैं। SPR पे अगर बात करूँ तो SPR में DLF अभी बिरला आ रहा है, वो कंसिडर कर लूँगा। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन में बात करते हैं तो अर्बन ओएसिस कंसिडर कर लूँगा मैं, आबर कंसिडर कर लूँगा, आबर 2 आ रहा है, मैं सिल्वर ग्लेड्स लेगेसी भी कंसिडर कर लूँगा, शोभा आने वाला है वो कंसिडर कर लूँगा, उबरॉय आ रहा है वो कंसिडर कर लूँगा। कैपिंग हटा दी आपने बिल्कुल। अच्छा, 6 करोड़ की अगर टिकट साइज़ है तो 6 करोड़ की टिकट साइज़ में अर्बन ओएसिस आ जाता है जाएगा, हाँ। और सिल्वर ग्लेड्स लेगेसी आ जाता है। ठीक है। गौल पहाड़ी इलाका जो है उस माइक्रो मार्केट को कभी भी लाइमलाइट में क्यों नहीं आया वो DLF नहीं चाहता लाइमलाइट में आए, क्यों? क्योंकि DLF बहुत लैंड खरीद रहा है वहाँ। अच्छा, बट पारस का जिस तरीके से बना हुआ है, क्रीम जंट्री रहती है उसमें, बट वो कभी भी न्यूज़ में नहीं आता, कभी भी उसकी कोई बात नहीं होती रियल एस्टेट। कोविड के बाद ही लोग रहने लग गए क्योंकि दे वांटेड अ बिगर साइज अपार्टमेंट एंड नथिंग वाज रेडी टू मूव इन देयर, एंड रालियाज वगैरह कितने प्राइस पॉइंट्स बढ़ गए थे, उससे पहले तो खाली ही पड़े रहते थे। बात करते हैं लोग, बहुत ज़्यादा पारस बहुत सिलेक्टिव लोगों के साथ काम करता है, उनका स्ट्रैटेजी मेरे हिसाब से थोड़ी वीक है, तो इसलिए इतनी अवेयरनेस नहीं है। बट लशलैंड्स हमने काम किया था, बहुत अच्छी तरह बिका है, पीपल हैव मेड लॉट ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ ROI, पीपल हैव मेड मोर मनी इन लशलैंड्स विद अस दैन DLF हार्बर ऑल्सो। अगर हम IRR के बारे में, XIRR के बारे में बात करें कि कितना पैसा परसेंटेज में कमाया साल में, तो लशलैंड्स में ज़्यादा कमाया। एंड गोइंग हेड आई वाज टॉकिंग टू अ क्लाइंट ओनली येस्टरडे कि मैंने उन्हें बोला कि आपको आर्बर, प्रिवाना सबसे ज़्यादा अप्रिसिएशन लशलैंड्स में मिलेगी एट आफ्टर 6-7 ईयर्स, क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल डेवलपमेंट दोनों आनी है और कहीं नहीं ऐसा हो रहा। कि आज रोड वगैरह भी SPR में DLF ने बना दी, अभी छतरपुर से कनेक्टिविटी बेटर हो जाएगी और पूरा ग्वालपाड़ी की सड़क वाइडन अप होनी है, डबल होनी है। जो आज तो 45 to 60 मीटर्स है, तो उससे डबल होनी है। थैंक यू सो मच फॉर द बेस्ट पॉडकास्ट, जिसमें सवाल जो थे मेरे, मैं जो पूछ सकता था वो मैंने Thank पूछे। टाइम कम है तो मेरे पास काफ़ी और सवाल थे, मैं नहीं पूछ पा रहा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैक्सिमम यही था जो चीज़ें मुझे पूछनी थी। अच्छा, कोई छोटे टिकट साइज़ में कभी भी कुछ आएगा विच यू वांट टू डू, और या नए लॉन्चेस आएंगे, या आपके कोई टेक है, आपके कोई एक्सपीरियंस है जो आप कल को शेयर करना चाहोगे, तो वी विल डेफिनेटली मेक अनदर पॉडकास्ट। छोटी टिकट साइज ऐसा मैं तो जो आपको आज भी मैं मार्केटिंग 3 करोड़ की बात कर रहा हूँ, 2 से 3 करोड़। 3 करोड़ में आपको अभी EMR 86 आ रहा है, डेफिनेटली लेना चाहिए। अगर प्राइस पॉइंट्स, अब मैं आज नहीं कह सकता, वो लॉन्च वाले प्राइस पॉइंट्स पे भी डिफर करेगा। मैं अपने हर क्लाइंट को ये बोलता हूँ कि आप मेरे को EOI दो, 2 दिन पहले डिसाइड करेंगे लेना है नहीं लेना। बोल रहे मेरे को नहीं पता आज लेना है नहीं लेना, क्योंकि जब प्राइस पॉइंट्स आएगा मार्केट में रश देखेंगे तभी लेंगे यार, वरना नहीं ले रहे। तो मेरे लिए EOI सोर्सिंग का मतलब ये नहीं है कि मैं अपने क्लाइंट को आज सेल क्लोज कर दी। सेल तब क्लोज करेंगे जब आपको यूनिट मिलेगा, जब प्राइस पॉइंट सही आएंगे। अगर आज EMR ज़्यादा प्राइस पॉइंट्स में आ जाए तो थोड़ा ना लेना है, कोई ऐसी मजबूरी थोड़ा है कि लेना ही लेना है। हम दुबई रियल एस्टेट से रिलेटेड नेक्स्ट टाइम हम पॉडकास्ट करेंगे, डन जिसमें पूरा ज्ञान देंगे। और दुबई चल के ही करेंगे फिर तब करेंगे। वहाँ तो बड़े अच्छे अच्छे पॉडकास्ट भी हैं, नहीं, रूम्स हैं वहाँ पे, वहाँ- स्टूडियोज हैं वहाँ वहाँ पे, तो we can रोड do पे that. करेंगे। हाँ, रोड पे करेंगे, इन्फ्लुएंसिंग करेंगे वहाँ पे, पूरा ब्लॉगिंग करेंगे। सो थैंक यू सो मच हृदय फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा टू आवर स्टूडियो। और अभी तक अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो लाइक तो कर ही देना। और दूसरा, कोई आपके सवाल है, कोई जो आप पूछना चाहते हैं, या वीडियो में आपको लगा कि सही है गलत है, आप एग्री करते हैं डिसएग्री करते हैं,
वी रिस्पेक्ट योर डिसीजंस, योर थॉट्स। तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, और ऐसे ही अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं, ऐसे कंटेंट देखना चाहते हैं, और ऐसे ही अनबायस्ड जितने इन्फ्लुएंसर्स मैं बुलाता हूँ और देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को है नहीं, मतलब बुला लिए इन्होंने जितने थे। सो गाइस, मिलते हैं अगली बार अच्छे टॉपिक पे, अच्छे माइक्रो मार्केट्स, अच्छे शेयर के बारे में एक नए पॉडकास्ट में। धन्यवाद।